हेलो एवरीवन। एवरेज के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग हॉस्टल, रेस्टोरेंट और फर्स्ट एन और लास्ट एन पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, इन टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसे हम लोग मल्टीपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये एक आखिरी सेशन है दोस्त, जिसमें हम लोग टाइप वाइज किसी सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग मिसलेनियस तरीके से सारे सवालों को एक साथ लेकर के आएंगे कंबाइंड, और फिर उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमने अब तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, इन कॉन्सेप्ट का वहाँ पर यूज करते हुए कैसे हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है आज के सेशन का कि एक छात्रावास में कुल 35 विद्यार्थी हैं और 7 विद्यार्थी छात्रावास में नए शामिल होते हैं। जब 7 नए विद्यार्थी शामिल होते हैं तो उसका कुल व्यय जो होता है वो 42 रुपया बढ़ जाता है, लेकिन सभी विद्यार्थियों के लिए जो औसत व्यय होता है वो 1 रुपया कम हो जाता है। मूल खर्च पूछी जा रही है कि मूल खर्च आप बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं इसको एक बेसिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सबसे पहले देखिए, मेरे पास नंबर दिया हुआ है कि इतने नंबर हैं, फिर उसके बाद मुझे एवरेज दे रखा है, फिर इसके बाद अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल मिले। आप बताएंगे कि पहले हमारे पास टोटल 35 स्टूडेंट थे, जिन सबों का औसत मुझे पता नहीं, तो मैंने मान लिया कि औसत सबका एक्स था। अगर एक्स रुपये औसत होगी 35 विद्यार्थियों का, तो टोटल खर्चा जो इनिशियल में होगा वो कितना होगा? आपने कहा जी 35x। बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नए विद्यार्थी आ जाते हैं, यानी 35 छात्र थे, अब वो 35 छात्र नहीं रह करके अब वो 42 छात्र हो जाएंगे। अब इसके कारण क्या होगा? कुल व्यय में 42 रुपये की वृद्धि होती है। कुल व्यय कितना था पहले? आप कहेंगे जी 35x, तो 35x अब वो नहीं रह करके 35x से कितनी बढ़ जाएगी? 42। यानी 35x प्लस 42 अब टोटल एक्सपेंस हो जाएगा, जिसके बाद औसत व्यय 1 रुपया और कम हो जाती है। जो पहले x रुपये खर्च होती थी, अब वो खर्च कितनी होने लगेगी? आप कहोगे जी x माइनस 1। ये x माइनस 1 खर्च क्यों हुई? क्योंकि ये जो 7 नए छात्र आए थे, ये जो 7 नए छात्र आए थे, इसके कारण टोटल में कितने की वृद्धि हुई थी? 42 में। और इसी के कारण एवरेज जो थे, एवरेज 1 रुपया सबके हिस्से का कम हो गया। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, आप लिखोगे 42x माइनस 42 इज इक्वल टू 35x प्लस 42। यहाँ से आप निकालना 42x माइनस 35x 7x, बराबर में आप लिखोगे इस 42 को जब बराबर के दूसरे साइड लेकर के आओगे तो 42 दूनी कितनी हो जाएगी? 84। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। अब x इज इक्वल टू 12 आया, ये x क्या माना था हमने? इनिशियल एवरेज। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया मूल खर्च बता दो। मूल खर्च कितना था जी? आपने कहा जी 35x। जब 35x मूल खर्च था तो मूल खर्च कितना हो जाएगा? मूल खर्च कितना हो जाएगा? 35 गुना 12। 35 गुना 12 कितना होता है? आप कहोगे 420, है ना? 35 गुना 12 कितना? 420। तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका था, जो बेसिक तरीका था, जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, एक और तरीका देखते हैं। ये तरीका समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक सा तरीका है, जिसको अभी तक आपने कई सारे क्वेश्चन में यूज किया है। एक और तरीका देखते हैं, जिसमें क्या है, आपने पहले पढ़ रखा है कि एवरेज जो होता है वो सम डिवाइड बाय नंबर होता है। यही तो पढ़ रखा है। एवरेज जो होता है वो सम को जब हम लोग नंबर से डिवाइड करते हैं तो एवरेज निकल करके आता है। इस कंडीशन में आप देखिए कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि मान लीजिए, यहाँ पर आपको क्या करना है कि मान लीजिए, माना कि जो मूल खर्चा था ना, जो मूल खर्चा था उसी चीज को आप डायरेक्टली मान लीजिए कि मूल खर्चा था x। तो आपका क्या होगा कि डायरेक्ट आंसर x निकल करके आ जाएगा, x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। मान लीजिए कि पहले खर्चा था आपका x, आपने टोटल खर्चा मान लिया कितना? x। आप बताओ कि जब आपने x रुपया अपना खर्चा माना तो उस समय कितने बच्चे थे आपके पास? आपने कहा जी 35। x माइनस 35 थे, तो सम डिवाइड बाय नंबर ये क्या निकल करके आ गया? एवरेज। और ये कौन सा एवरेज है? आप में से सभी लोग बताएंगे कि ये इनिशियल एवरेज था। आइए, इनिशियल एवरेज। इसके बाद अगर इसमें से फाइनल एवरेज क्या निकल करके आया था? आप कहेंगे कि नंबर में कितने की पहले वृद्धि हुई थी? आप कहेंगे कि नंबर में जो वृद्धि हुई थी वो 7 की वृद्धि हुई थी, यानी कि जो पहले 35 छात्र हुआ करते थे अब वहां पर 42 छात्र हो गए, यानी नंबर 7 बढ़ करके 42 हो गया। अब जो मूल खर्चा था, पहले
एक्स रुपीज की मूल खर्च हुआ करती थी, अब उसके बाद उस खर्च में 42 रुपये की वृद्धि हो गई थी, यानी एक्स प्लस 42 हमारा मूल खर्चा हो गया था। अब इनिशियल एवरेज और माइनस में फाइनल एवरेज, इनिशियल एवरेज माइनस में फाइनल एवरेज, इस चीज का डिफरेंस कितना है क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पहले औसत था और जो बाद में औसत है उसमें 1 रुपये का डिफरेंस है। इस चीज की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दे रखी है कि x माइनस एक्स बाय 35 माइनस एक्स प्लस 42 डिवाइड बाय 42 बराबर में हो जाएगा 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे 42 और 35 का एलसीएम 210, 35 छक्के यानी 6x, 42 पंचे मतलब 5x और माइनस में 42 पंचे 210 बराबर में कितना हो जाएगा 210। यहाँ से इस 210 को हटा करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। डायरेक्टली ये लिखा तो हमने यहाँ पर क्या किया 6x माइनस 5x यानी x, और x इज इक्वल टू इस 210 को यहाँ पर लेकर के आ जाइए तो 210 और 210 यानी कि 420। तो हमारा जो इनिशियल खर्चा था, जो मूल खर्च हुआ करता था, वो हमें निकल करके आ गया कि वो हमारा 420 था। चीजें यहाँ से क्लियर है? दोनों तरीके से आपने सीख लिया। एक और तरीका देखते हैं। इन क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन इनमें से मैं कुछ एक तरीके आपको बताता हूँ जिन तरीकों को आपने अभी तक सीख रखा है। तो देखिए, पहले क्या होता था दोस्त कि पहले 35 छात्र थे, तब एक्स रुपीज की खर्च आती थी पर हेड। बाद में क्या हुआ कि जब 7 छात्र बढ़े तो 42 रुपया 42 छात्र हो गए हमारे पास टोटल, और सबके हिस्से से 1-1 रुपये की कमी हो गई। 1-1 रुपये की कमी के कहने का सेंस ये हुआ कि सबके हेड पर पहले जितना रुपया खर्च होता था उससे 1-1 रुपया कम होने लगा खर्च। तो आप देखो इनिशियली कि नंबर में कितने की वृद्धि हुई 7 की, एवरेज में कितने की कमी हुई 1 की। जब इन दोनों की तरफ ऐसे कमी होती है तो आपको मैंने बताया था कि इस 7 को दूसरे साइड वाले अपोजिट साइड वाले किसी साइड से मल्टीप्लाई करो, चाहे 7 को आप x से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप 7 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई इशू नहीं। अगर आपने 7 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो आप क्या लिखोगे 7x माइनस में कितना 7 इज इक्वल टू कितना होगा 35 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस 35। आप इसको इस तरीके से अगर लिखोगे तो चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल लगेगी, इसलिए मैंने बताया कि ध्यान रहे कि कब किसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान रहे कि कब किसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें कैलकुलेशन आसान दिखे। कैलकुलेशन आसान दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देखोगे कि हमें 7 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 7x, फिर इस -1 को इस 42 के साथ मल्टीप्लाई किया -42 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये 42 रुपये का चेंजेज कब आया, इसी 7 के बढ़ने से आया, इसका मतलब ये 42 रुपया बढ़ गया। पिछली बार जब मैंने इक्वेशन लिखी थी तब वहाँ पर मैंने गलती की थी कि वहाँ पर इक्वल टू के बराबर में दोनों को लिखा था, जबकि आपको पता है कि ये 7 के आने के कारण ही ये टोटल ऑपरेशन हो रहे हैं। ये 7 के आने के कारण ये टोटल ऑपरेशन हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो चेंजेज आ रहा है, ये जो टोटल चेंजेज आ रहा है, ये किसके कारण आता है? तो आप में से सभी लोग जानते हैं, अभी तक इतनी सारी क्वेश्चन में इन तरीकों का यूज़ कर लिया कि आपको में से सभी को पता चल गया कि ये जो टोटल वृद्धि होती है, ये वृद्धि किसके कारण होती है, ये कमी किसके कारण होती है? ये यहाँ पर जितने नंबर्स में बढ़ती है या घटती है, इसी नंबर के कारण ये टोटल 42 की वृद्धि होती है या कमी होगी। यहाँ तक आप सबों को पता है। इसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं रहा सिवाय इस इक्वेशन को सॉल्व करने की। x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 12, और जो टोटल इनिशियल एक्सपेंसेस से जो टोटल एक्सपेंस था स्टार्टिंग का वो 12 गुना 35 था, जिस चीज़ को अभी तक आपने कई बार सॉल्व कर लिया है। 420 हमारा उत्तर हो जाएगा। ये था इस क्वेश्चन को करने का तीसरा तरीका और बेस्ट तरीका। मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं कहूँगा कि आपके पास ये तरीका आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि इस तरीके का यूज आप हर एक जगह पर कई सारे क्वेश्चंस में आप कर सकोगे। तो मल्टीपल क्वेश्चन के लिए एक सिंगल तरीका है जिस तरीके से आप क्वेश्चन को काफ़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। हालाँकि और भी कई तरीके हैं, चलो 1-2 तरीका और देख लेते हैं। कुछ एक तरीका और देख लेते हैं यहीं पर नीचे में, कि किस तरीके से और भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलो, एक तरीका मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। ये इसको अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में अगर इसको मैं ग्राफ के फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो कैसे लिखूँगा? आप देखो, एक मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, जिसमें मैं एक साइड एवरेज लिख रहा हूँ और एक साइड में नंबर लिख रहा हूँ। इस साइड मैंने क्या लिखा? नंबर। अब मैं चीज़ें जो ऐड कर रहा हूँ, इन चीज़ों को आप गौर से देखना कि पहले हमारे पास
टोटल 35 विद्यार्थी थे। यहाँ देखो टोटल 35 विद्यार्थी थे। 35 की जगह पर मैंने यहाँ पर लिखा कि भैया ये 35 को डिटरमाइन कर रहे हैं, यहाँ पर ये 35 नंबर है। इन सब का औसत x हुआ करता था, मैंने कहा जी ये x है। आप बताओ कि कितना एरिया इन्होंने बाउंड किया, कितना एरिया इन्होंने घेरा? आपने कहा जी ये एरिया इसने घेरा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है ये हिस्सा, अब जो है यह हिस्सा, ध्यान देना एक बार, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अब जो है इसने ये हिस्सा खर्च किया है। अभी जो खर्च हो रही है वो कितने हिस्से खर्च हो रही है? आपने कहा जी ये वाली हिस्सा खर्च हो रहा है अब। ये टोटल हिस्सा अभी का खर्चा है। अभी का खर्चा कितना है? ये 35 और 7 के बीच में, ये 35 और 7 ये दोनों मिल करके जितना खर्चा कर रहे हैं ये 35 गुना 7 है। ये 35 और गुना 7 इतना पोर्शन अभी तक खर्च हो रहा है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हो रहा है कि यहाँ पर 7 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। यानी कि अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 42 हो गए, यानी इन दोनों के बीच में 7 स्टूडेंट आ गए। 35 और 42 के बीच में टोटल 7 स्टूडेंट आ गए। लेकिन इस 7 स्टूडेंट के आने के कारण क्या होता है दोस्त, कि यहाँ पर एवरेज जो है वो x-1 हो जाता है। एवरेज में कमी हो जाती है 1 की। एवरेज में जब 1 की कमी हो जाती है तो अब जो एरिया बाउंड होगा, वो एरिया कौन-सा बाउंड होगा? आप सब लोग बताएँगे कि अब जो एरिया बाउंड होगा वो x-1 से लेकर के x-1 से लेकर के x-1 से लेकर के 42 तक के एरिया को बाउंड करेगा। ये एरिया अभी कंप्लीटली बाउंड होगा। चीज़ें क्लियर है? देखो, अभी सिंपल है कि चीज़ें अब एरिया कौन से एरिया को कवर करेगी? आप बताओ कि ऊपर में जो अभी भी हिस्सा जो बच रहा है, देखो यहाँ तक अभी तक 35 स्टूडेंट थे यहाँ तक, यानी कि ये जो एरिया था ये 1 इंटू 35 था। अब ये एरिया कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि एवरेज में अभी भी वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है इसका मतलब अभी भी कहीं न कहीं ये एरिया जो 1 इंटू 35 है वो यहाँ शिफ्ट हो गया होगा 35। 1 इंटू 35, 35 यहाँ शिफ्ट हो गया होगा। बाकी इसके शिफ्ट होने के बाद भी आप देखोगे कि कुल खर्चा अभी भी 42 बढ़ रहा है, यानी कि ये 42 की भी वृद्धि यहीं पर हुई होगी इसी एरिया में, क्योंकि और कोई एरिया तो है नहीं। क्योंकि ये एरिया देखो फिक्स है। ये एरिया फिक्स है 35 गुना 7 और माइनस 35 गुना 1, ये एरिया तो फिक्स है। वृद्धि हुई होगी तो सिर्फ़ इसके कारण हुई होगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को लिखा। अब बताओ ये वृद्धि किसके ऊपर हुई होगी? आप कहोगे जी 7 के ऊपर। ये 7 के आने के कारण चेंज हुए, तो आप बताओ पर हेड में कितने की वृद्धि होगी? आपने कहा जी 6 की। यहाँ पर हेड में कितने की? आपने कहा जी 5 की। आप बता दो अब यहाँ से आपको टोटल हाइट दिख जाएगी 6 और 5 11, और जो इनिशियल हाइट होगी ये 1 थी, क्योंकि आपको पता है कि पहले x रुपये खर्च होते थे, बाद में x-1 खर्च होने लगा, यानी इसके बीच का भी गैप 1 है। यानी कि जो टोटल हाइट थी, जो टोटल हाइट थी वो कितनी होगी? आपने कहा जी 12, और टोटल हाइट क्या थी? आपने कहा जी एवरेज मान रखी थी मैंने 12। तो इनिशियल पहले बच्चे थे आपके पास 35, खर्च होता था 12 रुपया पर हेड में, तो टोटल खर्चा कितना था? आप में से सभी लोग बताएंगे 420 रुपये। ये था इस क्वेश्चन को करने का एक ग्राफिकल अप्रोच, जिसके थ्रू आपने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि किस तरीके से खर्च हो रहा था और किस तरीके से बाद में चेंजेज आए। चीज़ें क्लियर है? एक और तरीका देखते हैं। ये तरीका हालांकि बेस्ट तरीके में से एक है, बट हर जगह ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमें किस तरीके का यूज करना है, और अगर आपके पास प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रखी है, तो ही आप इन तरीकों पर जाएं। अदरवाइज आप इस तरीके को फॉलो करें और इस तरीके की हर एक जगह पर प्रैक्टिस करें आप। देखो एक तरीका जो होता है वो दूसरा तरीका होता है एलसीएम का अप्रोच। उस तरीके में आपको कुछ एक चीज़ें पहले बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जिस चीज़ को अभी मैं थोड़े टाइम में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने ध्यान दिया तो आप भी आसानी से समझ जाओगे। मैंने कहा जी कि छात्रावास में जो पहले 35 छात्र थे उसके बाद 7 और छात्र आए। इसके कारण क्या इम्पैक्ट पड़ा कि एवरेज औसत जो था सबके हेड से 1-1 रुपया कम हो गया। 1-1 रुपया कम हो गया। अब क्या कह रहा हूँ कि ये आने के कारण जो 42 रुपये बढ़ा था ना, अगर ये 42 भी ना बढ़ा होता, तो क्या होता? सबके हिस्से के और 1-1 रुपये कम हो जाते। अब कहा कि 1-1 रुपये क्यों कम कर रहे हो? तो देखो, पहले 35 छात्र थे, बाद में 7 और छात्र आ गए। अब टोटल छात्र हमारे पास 42 हो गए, और ये 42 रुपये अगर ना बढ़े होते तो सबके हिस्से से 1-1 रुपये तो और जाते।
यही तो कहने का सेंस था कि सबके हिस्से से 1-1 रुपया और चला जाता। यानी कि टोटल कितने का गैप हो रहा है? आप कहोगे कि 2 रुपये का गैप हो रहा है, 1 रुपया तो ओरिजिनल में घट ही रहा है, लेकिन अगर ये ना बढ़ता तो 1 और रुपये की कमी होती, यानी कि अभी कितने का डिफरेंस हो रहा है? 2 का। ये कब होता? जब 35 छात्र और 42 छात्र दोनों मिलकर के 1 ही रुपया खर्च कर रहा होता। 35 छात्र और 42 छात्र मिलकर के 1 ही रुपया खर्च कर रहा होता, तो मैंने क्या कहा कि जो पहले 35 छात्र थे और जो बाद में 42 छात्र थे, इन दोनों ने मान ला कि एक ही खर्च कर रहा है 210। इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने 210। तो आप देखोगे 35 छक्के 210 और 42 पंचे 210। आपने कहा जी पै 35 छक्के 210 और 42 पंचे 210। यहाँ से आपने क्या देखा कि 35 छात्र हैं, 210 रुपया टोटल खर्च हो रहा है। यानी कि 35 छात्र का औसत खर्चा कितना है? 6 रुपये। 42 छात्र जब हुआ तो इसका औसत खर्चा कितना है? आपने कहा जी 5 रुपये। इन दोनों के बीच ये जो 1 का गैप है, ये 1 किसके गैप को बता रहा है? आपने कहा अभी-अभी हमने निकाला, यही 1 तो 2 को बता रहा है। 1 2 को बता रहा है, इसका मतलब 210 कितने को बताएगा? टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? आपने कहा जी 420। तो ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगी। जहाँ पर आपको डेटा खराब दिया जाएगा, जहाँ पर आपको एलसीएम लेने में तकलीफ होगी, वहाँ पर आप इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो बेहतर है कि मैं फिर से रिकमेंड करूँगा, अगर मेरे से अगर पूछो तो ये तरीका मैं रिकमेंड करूँगा। यही तरीका रिकमेंडेड है, जो हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है? हालाँकि इसके लिए एक ट्रिक भी है, चलो ट्रिक भी बता देता हूँ। एक क्वेश्चन में मैं सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, हालाँकि अगर सारे क्वेश्चन में अगर मैंने ये सारी चीज़ें बताने लग गया, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम किल हो जाएगा। इसलिए मैं बेहतर समझता हूँ कि एक क्वेश्चन में ही मैं सारी तरीके को बता देता हूँ, जो अभी बताने वाला हूँ। एक एक इसके लिए जो ट्रिक है, ट्रिक के तौर पर भी अगर इसको समझना चाहो तो समझ सकते हो। हालाँकि हर जगह इन तरीकों को यूज़ नहीं करना है। फिर से बता रहा हूँ, अगर रिकमेंडेड तरीका पूछोगे तो रिकमेंडेड तरीका सिर्फ़ यही है, जिस चीज़ को मैं रिकमेंड करूँगा या तो बेसिक को, ठीक है? देखो, ट्रिक में क्या करना है, ट्रिक बिल्कुल सिंपल सी होती है। ट्रिक का नाम ही आप सबको पता है कि ट्रिक किसको कहते हैं। ट्रिक मतलब होता है हिंदी में धोखा। धोखा क्या कब मिलता है? जैसे आपके नंबर चेंज होंगे, जैसे आपका फिगर चेंज होगा और उसके पूछे गए लैंग्वेज चेंज होंगे और साथ ही साथ थोड़ा-सा ट्विस्ट आएगा क्वेश्चन में, तो ट्रिक भी आपका चेंज हो जाएगा, वो आपको धोखा दे देगा। इसके लिए बेहतर है कि मैं पहले बेसिक से आपको समझा दूँ चीज़ें, फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल वे था, इस चीज़ से भी मैंने समझाया आपको। लेकिन अगर ट्रिक की बात करो, तो ट्रिक में बस सिर्फ़ मैं पहले इतना कहूँगा कि देखो पहले स्टार्टिंग में कितने छात्र नए आए। आपने कहा जी 7 छात्र नए आए। मैंने कहा इसको इनिशियल एवरेज से गुणा कर दो। इनिशियल एवरेज आपने माना x, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया। इक्वल में लिखना, किसके इक्वल में लिखोगे? आप लिखोगे कि टोटल एक्सपेंस कितना बढ़ा? आपने कहा जी 42 रुपया बढ़ा, तो मैंने लिख दिया 42। फिर इसके बाद मैं कहूँगा कि एवरेज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा बढ़ने के बाद? आपने कहा जी 1 रुपया बढ़ गया या घट गया? मैंने कहा जी 1 लिख देना। मल्टीप्लाई किससे करना? अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रह गए? आपने कहा जी पहले 35 थे, बाद में 7 और छात्र आए, तो अब नए छात्र हो गए मिलकर के 42। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो 7x इज इक्वल टू 84 लिखोगे और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना लिखोगे? 12। देयरफॉर टोटल एक्सपेंसेस जो होंगे इनिशियल, वो आप लिखोगे 12 गुना 35 यानी कि 420। यानी स्टार्टिंग में कितना खर्च होता था? 420। उम्मीद करता हूँ कि हर एक तरीके से मैं आपको समझाने में सफल रहा होऊँगा। अब इसमें से अगर कोई भी टाइप में अगर आपको डाउट आ रही हो, कोई भी तरीके में अगर डाउट आ रही हो, इस 6 के 6 तरीके जो मैंने आपको अभी बताए, इसमें से अगर किसी भी तरीके में अगर आपको डाउट आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे चीज़ें पता चले और मैं इस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से आने वाले सेशन में लेकर के आ पाऊँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम तरीके पर बेस्ड है। एक छात्रावास है जिसमें 42 छात्र हैं, 7 और छात्र बढ़ जाते हैं। मैंने कहा जी इनिशियली 42 छात्र थे, 7 और छात्र बढ़ जाते हैं, यानी 49 छात्र हो गए, यहाँ पर कि 7 की वृद्धि हो गई। चीज़ें क्लियर? आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैच का प्रतिदिन का कुल खर्चा 32 रुपया 50 पैसा बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च में 1.5 रुपये की कमी आती है। जो पहले x रुपये खर्चा होता था, अब वो x माइनस 1.5 रुपीज़ खर्च होने लगे और यहाँ पर आपने देखा 1.5 की कमी हो गई। टोटल खर्च में 32 रुपये 50 पैसा की वृद्धि हो जाती है। 32 रुपये 50 पैसे की वृद्धि इस 7 के कारण हुई है, तो मैंने लिखा 32 रुपया 50 पैसे की वृद्धि हो गई। किसके कारण? इस 7 के कारण। अब इस 7 वाले पार्ट को अगर आप कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि कैलकुलेशन किस चीज़ को, कब और किसके साथ करनी है, जो कि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। आप देखोगे, अगर 7 को आपने x से गुना कर दिया, तो आपके लिए चीज़ें आसान है, 7x लिख दोगे। लेकिन अगर आप 49 को
1.5 से गुना करोगे तो आप देखोगे कि ये चीज़ें वापस से पॉइंट में रह जाएगी, जो चीज़ें आपको थोड़ा-सा कैलकुलेशन बढ़ा देगी। तो मैंने बताया था या तो इस तरीके से गुना करो, या तो ऐसा करो कि इस 42 को अगर आप 1.5 से गुना करोगे तो देखोगे कि चीज़ें पॉइंट वहाँ पर हट जाएगी, एक साइड का पॉइंट हट जाएगा और कैलकुलेशन थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। तो 42 गुना अगर 1.5 कर देंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 7 को 1 x माइनस 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप कर दो। 7x माइनस 7 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे 10.5 और माइनस लिखोगे 42 गुना 1.5, 42 और 42 का आधा कितना होता है 21, 42 और 21 कितना होता है 63। यहाँ से आप देखोगे 7x इज इक्वल टू 63 और 10 73, 73 और 32 कितना होता है 105, 105 और 0.5 106, 7x इज इक्वल टू 106। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 42x का मान बता दीजिए, यानी इनिशियल खर्चा पूछा गया है, इनिशियल खर्चा ही तो है 42x, तो आपसे 42x का मान पूछा जा रहा है। 42x के लिए आपने देखा कि 7 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 42 हो जाएगा, तो दूसरे साइड भी मैंने बताया कि 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगी, 636 हो जाएगी। और ये 636 हमारा क्या है, ये 636 क्या है हमारा खर्चा है, इनिशियल खर्चा। ये था इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका। अगर आप इसको ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हो तो पर भी कोई इशू नहीं है, ट्रिक से भी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। आपको मैंने बताया था कि 7 छात्र बढ़ते हैं तो आपको करना क्या है, 7 से मल्टीप्लाई करना, इनिशियल एवरेज से x से मल्टीप्लाई कर दिए। इक्वल में आपको लिखना है कि टोटल वृद्धि कितने की हो रही है, आपने कहा जी 32 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो रही है। अब पूछ रहा हूँ कि कितने की कमी आई, तो आपने कहा जी 1.5 की कमी आई, तो मैंने कहा 1.5 लिख देना। कितने की कमी, कितने की वृद्धि नहीं लिखनी है, सिर्फ लिखने की कितना डिफरेंस आया, तो आपने कहा जी 1.5 का। किसके ऊपर आया, तो अब टोटल नंबर ऑफ छात्र कितने हो गए, तो 42 और 7 कितना हो गया 49। चीज़ें देखो इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, इसी चीज़ को अगर सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो यही चीज़ें लिखी जाएगी। अगर आपने इस 7 को x से मल्टीप्लाई कर दिया होता और उस 49 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो आपके पास देखो इसी तरीके का एक इक्वेशन बन करके आता। चीज़ें समझ में आ रही है? आप देखोगे यहाँ से 7x बराबर में आप लिखेंगे 49 गुना 1.5, 49 गुना 1.5 आप लिखोगे 73.50, 73.50 और 32, 105.50 और ये 50 जोड़ दोगे उसमें, यानी कि 106 हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू यहाँ से भी 106 हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो इनिशियल खर्चा पूछा गया था, यानी कि 42 गुना x, 42x की जब वैल्यू पूछी जाएगी तो आप देखोगे एक साइड 6 से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे साइड भी 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरे साइड अगर आपने 6 से मल्टीप्लाई की तो आपको टोटल खर्चा निकल करके आ जाएगा। इनिशियल खर्चा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 42x, 42x बराबर 636। ये था इस क्वेश्चन को करने का ट्रिकी अप्रोच और ये था रिकमेंडेड अप्रोच। ये आपको आनी चाहिए जब आपने इसमें बहुत ही अच्छे से मास्टरी कर रखी हो, और इसके बाद अगर आपने इस तरीके को भी याद रखा है तो कोई हर्ज नहीं, इस तरीके से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? इस चीज़ को आप चाहें तो आप खुद से एलसीएम तरीके से सॉल्व करें, चाहे आप इसको बेसिक से सॉल्व करें, कोई इशू नहीं, लेकिन आपने मास्टरी कर रखी हो इस चीज़ पर तो आप इन तरीकों के ऊपर आ सकते हो और अपना टाइम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, ठीक है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक छात्रावास में 320 विद्यार्थी हैं, 10 छात्रावास छोड़ देते हैं, 10 छात्र जो होते हैं उसमें छात्रावास छोड़ देते हैं। पहले देखिए 320 छात्र हुआ करते थे और अब 10 छात्र अगर छात्रावास छोड़ देंगे तो अब हमारे पास छात्रों की संख्या कितनी बच जाएगी? आप कहेंगे जी 310। अगर यहाँ पर आपने अगर ध्यान नहीं रखी होती और यहाँ पर अगर आप इसमें एलसीएम अप्रोच अगर आप इसको एलसीएम अप्रोच के साथ सॉल्व करने जाते, तो आपके लिए चीज़ें बढ़ जाती, मुश्किलें हो जाती, कैलकुलेशन हो जाती, लेंदी हो जाती क्वेश्चन। क्योंकि 320 और 310 का एलसीएम निकालना फिर उसके बाद कैलकुलेट करना थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती। इसके लिए मैंने कहा कि जो तरीका आपने सीख रखा है, इस तरीके पर आप खूब अच्छे से मास्टरी कर लो तो चीज़ें आसान हो जाएगी। देखो 320 छात्र था, ₹X की खर्च हो रही थी प्रति बार, लेकिन क्या हुआ कि जब 10 छात्र छोड़ कर के चले गए तो औसतन क्या हुआ कि 20 पैसे की वृद्धि होगी। आप बताओगे कि 20 पैसे को कितना रुपया लिख सकते हैं? आपने कहा जी 1/5 रुपया। 1/5 रुपया कैसे? तो आपने कहा जी 100 से अगर भाग दे देंगे तो रुपये में चेंज हो जाएगा, यानी कि 20/100 यानी 1/5 रुपया। यानी कि पहले X रुपया खर्चा होता था तो अब X + 1/5 रुपीज़ खर्च होने लगा। मैंने जो चीज़ें सिखाई है ध्यान से देखना कि 10 रुपये की इधर कमी, 1/5 की इधर की वृद्धि। आप इस चीज़ को जब आप सॉल्व करोगे तो लिखोगे -10x प्लस में 310 गुना 1/5, टोटल चेंजेज़ कितने का आ रहा है? तो आप कहोगे जी ₹58 कम हो रहा है। आप यही तो कहोगे कि ₹58 कम हो रहा है। तो आप देखोगे कि इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5
के और 5 दूनी 10 यानी 62, यानी कि यहाँ से 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 62 प्लस 58, 62 प्लस 58 कितना 120। यहाँ से आपने देखा जी x इज इक्वल टू 12 निकल करके आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खाने का प्रारंभिक खर्च बता दीजिए। प्रारंभिक खर्च कितना था, आपने कहा जी 320 गुना x, यानी 320 गुना 12, 0 12 दूनी 24, 2 12 तिया 36 और 2 38, यानी 3840 रुपया जो आपका था खर्च था, वो इनिशियल खर्च था। आंसर आपका आ गया 3840 रुपया। आप इसको बाकी हर तरीके से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो आप खुद से भी आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। एक पुस्तकाध्यक्ष है, अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की किताबें खरीदते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञात होता है कि वो 336 रुपये और खर्च कर देते तो 4 अतिरिक्त पुस्तकें खरीद सकते। देखिए ये जो हॉस्टल वाले क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, ये सेम चीज़ें हैं, बट इसमें ये लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। लाइब्रेरियन वाले जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि पहले उन्होंने 60 कहानी की किताबें खरीदी, उन सब के लिए उसको x रुपये पे करने पड़े। बाद में क्या ज्ञात हुआ कि उन्होंने अगर 4 अधिक पुस्तकें खरीदी होती, यानी कि 64 अगर पुस्तकें खरीदी होती, तो हर एक के लिए उसको 1-1 रुपये कम देने पड़ते। आप बताओ, एक साइड में 4 की वृद्धि हुई, औसत में 1 की कमी हुई। आपको बताया है हमने कि 4x माइनस 64 ये जो होगा किसके बराबर होगा, तो आपने कहा जी 336 के बराबर होगा। आपने यहाँ से x इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, तो 64 इस साइड जाएगा तो ये 400 हो जाएगा। 64 और 36 आपको पता है कि 100 होता है, यानी 400 हो जाएगा। x इज इक्वल टू यहाँ से 100 रुपीज आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्या फाइनल पूछा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत बता दीजिए, यानी कि x की ही वैल्यू पूछी गई थी। x की वैल्यू हमसे निकल करके आ गई 100। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 100। चीजें क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। इसे हम लोग रेस्टोरेंट वाले सवाल कहते हैं, रेस्टोरेंट पर बेस्ड सवाल कहते हैं। चीज़ें अगर आप बेसिक से बनाओगे तो थोड़ी सी टिपिकल होती है, क्वेश्चन स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअल वे में समझने की कोशिश करोगे तो चीज़ें काफ़ी आसान है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए गौर से और उसके बाद इसको सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिए। आइए अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन को कि 9 व्यक्ति होटल गए खाना खाने के लिए, उसमें से 8 व्यक्ति ने अपने भोजन पर प्रत्येक ने 27 रुपये खर्च किए तथा 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत से। सभी व्यक्तियों का औसत का मतलब क्या हुआ कि अगर सभी व्यक्ति ने x रुपया खर्च किया होगा, औसत कितना हो गया x। अब इसका मतलब क्या होगा कि सब ने x रुपये खर्च किए होंगे, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर एक आदमी, जो 8 आदमी था स्टार्टिंग में, हर एक ने अपने हिस्से से 27 रुपये खर्च किए। तो 9 आदमी का टोटल खर्चा आप पहले निकाल दो। तो आप कहोगे जी औसत आपने x माना तो 9 आदमी का कितना हो जाएगा खर्चा, आपने कहा जी 9x। आप में से उसके बाद ये जो 9 आदमी है उसमें से हर एक 8 आदमी जो थे उसमें से हर एक ने 27 रुपये खर्च किए। आप बताओ, 27 रुपया पहले आदमी ने खर्च किया, 27 रुपया दूसरे आदमी ने खर्च किया, तीसरे आदमी भी आया, उन्होंने भी 27 रुपया खर्च किया। इस तरह से 8 आदमी जो था उन्होंने 27 रुपये करके खर्च कर दिए। ये जो 8 आदमी था, ये जो 8 पर्सन है, इन्होंने सभी ने 27 रुपया खर्च कर दिया। इसके बाद जो 9वां व्यक्ति आया, 9वां व्यक्ति आकर के क्या करता है कि सभी व्यक्तियों के औसत से 16 रुपया कम खर्च करता है। अब बताइए सभी व्यक्तियों का जो औसत था, सभी व्यक्तियों का जो औसत है, औसत कितना है, आपने कहा जी x। 9वां व्यक्ति आकर के कहता है कि लो भैया मैंने इतना रुपया खर्च कर दिया। अब इतना रुपया खर्च किया तो अब ये इक्वेशन आपके पास बन करके आ गया कि 9x इज इक्वल टू 27 प्लस 27, इस तरीके से 8 बार, और प्लस में x माइनस 16। जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे, आप क्या देखोगे, 9x और ये x इस साइड आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू आप देखो 27 रुपया 8 आदमी ने खर्च किया, यानी टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 27 गुना 8 और माइनस में 16, यानी कि 8x इज इक्वल टू 27 गुना 8 माइनस 2 गुना 8। यहाँ से ये 8 8 और 8 को कैंसिल कर दिया हमने। x इज इक्वल टू 27 माइनस 2 यानी 25। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्टार्टिंग में उन लोगों के द्वारा किया गया टोटल खर्चा कितना है। टोटल खर्चा कितना था जी, आपने बताया कि x रुपया औसत था और x रुपया औसत था और 9 आदमी थे, टोटल खर्चा हो जाएगा 9x, यानी कि 9 गुना 25 हमारा उत्तर हो जाएगा। 25 गुना 9 225। इस क्वेश्चन को करने का ये बेसिक सा तरीका था, जिस तरीके को आपने सीखा कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले एक बार इसको रिपीट करता हूँ ताकि आपको बेसिक चीजें समझ में आए कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए, आपको समझना है
कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा है कि हर 9 आदमी थे, जिसमें से 8 आदमी ने अपने हिस्से के 27 रुपये खर्च किए। तो मैंने क्या किया, 27 रुपया हर उस 8 आदमी के हिस्से में दे दिया कि आपने 27 रुपये खर्च किए। यहाँ पर मैंने 27 लिख दिया। बाद में कहता है कि 9वां आदमी आया, उन सभी व्यक्तियों के औसत से 16 रुपया कम खर्च किया। मैंने औसत x रुपया माना, तो 9वां आदमी जो आया, 9th पर्सन जो आया, उसने x से 16 रुपया कम खर्च किया। ये चीजें यहाँ पर लिख दी मैंने, 9th पर्सन की बात लिखी, ये 9th पर्सन है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्चा कितना है। तो आपको पता है कि 9 आदमी ने x रुपया खर्च किया, तो टोटल खर्चा 9x हुआ होगा। 9x के बाद अब जब इसके इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू 25 दिखेगा। x इज इक्वल टू 25 का मतलब ये हुआ कि सब आदमी ने 25 रुपया औसतन खर्च किया। हालांकि उसमें से कुछ एक लोग ऐसे थे जिन्होंने 27 रुपया खर्च किया, लेकिन 9वां आदमी ने था क्या किया, उसने अपने हिस्से से कम खर्च किए थे, इसीलिए औसत क्या हो गया, 25। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कुल खर्चा बता दो। कुल खर्चा बताया आपने कि 9 आदमी थे, x रुपया सबने खर्च किया, यानी कि 25 गुना 9, 225 रुपया हमारा उत्तर हो जाएगा। चीजें क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का जो और तरीके हैं, उन तरीकों पर हम आते हैं कि किस तरीके से हमें एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने की बारी आती है तो आप इसके लिए ये बेसिक तरीके को नहीं लगाएंगे। तो आपके पास जो तरीका होगा, उस तरीके को देखिए कि तरीका को किस तरीके से आप अप्लाई कर पाओगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी कि ये जो x रुपया है औसतन, ये हर एक 9 आदमी में बटेगा। ये टोटल आदमी कितने थे, 9। ये जो उठा करके यहाँ पर जो 9x लिखा था, इसको उठा करके मैं यहाँ ले आया। मेरे कहने का सेंस से समझना दोस्त, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये x रुपया औसतन खर्च किया, तो आप ऐसा करो ना कि इन सबको x x x बना दो, तो कोई इशू होगी क्या। आपने अभी भी पढ़ा है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि x अगर औसत x है तो सबके बराबर बराबर हिस्से में बांट दो x, तो टोटल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या देख रहे हो, आप ये दिख रहे हो कि यहाँ पर x माइनस 16 है, इसके पास माइनस 16 है, यानी कि इसको जीरो करना है। जीरो करने के लिए आप क्या करोगे, ये 16 जो है, इस 16 को डिवाइड कर दोगे इन सब में। इन सब में जब डिवाइड करोगे तो आप देखो कि 16 को डिवाइड करना है कितने में। आप कहोगे कि यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या थी, आपने कहा जी 8 संख्या थी। जब 8 संख्याओं में आप 16 को डिवाइड करोगे तो कितना कितना डिवाइड करोगे, कितना कितना होगा उसके हिस्से में। आप कहोगे, आप में से सभी लोग कहेंगे, आप क्या सभी लोग कहेंगे कि इस 16 को अगर मैं 8 में डिवाइड करूं तो सबके हिस्से में अगर 2-2 रुपया मैं कम करवा दूं, इस तरह से सबके हिस्से में अगर 2-2 रुपया कम करवा दूं, तो यहां पर x माइनस 0 हो जाएगा। जब x माइनस 0 होगा तो ये x के बराबर बचेगा। आप में से सभी लोग को पता है कि ये सारी की सारी अमाउंट इक्वल इक्वल है, सभी के सभी अमाउंट इक्वल इक्वल है, तो कितने कितने के बराबर है जी। आप में से सभी लोग बताएंगे कि ये सारे सब 25-25 के बराबर है। ये सारे कितने कितने के बराबर है, 25-25 के बराबर है। अब ये देखो, ये 25, ये 25, सारे 25 25 25 और ये x, और दूसरे साइड भी x। एवरेज का मतलब ये हो गया कि हर एक जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x, और सभी जगह x। तो एवरेज यहीं से तो हमें क्लियर हो जाएगा, x इज इक्वल टू नथिंग बट 25, यानी एवरेज कितना रहा होगा, 25 रहा होगा। ये था इस क्वेश्चन को समझने का तरीका, कि इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो क्वेश्चन को। हालांकि इसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन को एक्चुअल में हमें सॉल्व कैसे करना है, बट एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुई होगी आपकी, और अब तक आपने हालांकि पढ़ रखी थी, लेकिन फिर भी एक बार वापस से इस कॉन्सेप्ट को आपको देखना है कि ये जो x था, ये जो x था, यही तो एवरेज था। एवरेज होने का मतलब ये होगा कि सभी जगह ये x x x होना चाहिए था। सभी जगह x बनाने के लिए ये जो बाद में -16 दिख रहा था, इस -16 को हटा करके मुझे 0 करना था यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ यहाँ चाहिए था मुझे कितना x। इसको -16 को 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, बाकी सारे नंबर में, क्योंकि चेंजेज हम इन नंबरों पर लेकर के आ सकते थे, तो बाकी सारे नंबरों में मैंने 2-2 की कमी कर दी। 2-2 की कमी कर दी तो सारे नंबर 25-25-25 के बराबर हो गए। इसका मतलब x भी 25 रहा होगा, तभी तो ये सारे एवरेज मिलकर के x x x हो गए। इस तरीके से हमें पता चला x बराबर 25। ये था इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका। हालांकि इसको आप एलिगेशन के तरीके से भी कर सकते हैं। चलो देखो एलिगेशन का तरीका देखो। हालांकि इन चीज़ों का बिल्कुल यूज नहीं होता इन चीज़ों में, लेकिन फिर भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि एलिगेशन का यूज कहाँ पर कर सकते हैं। आपने एलिगेशन पढ़ा है कि एलिगेशन मतलब वो वेटेड एवरेज का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें क्वेश्चन को जो थोड़ा सा सॉल्व करने की
स्पीड को बढ़ा देता है कि आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और कैलकुलेशन कम कर पाएंगे। इसमें से आपको क्या देखना है, आप देखो इनिशियली 8 आदमी थे, इन्होंने 27 रुपया खर्च किया। एक आदमी था जिसने औसत से 16 रुपया कम खर्च किया। आपको पता है कि औसत को हमें बीच में लिखना होता है। आप देखो 8 आदमी थे, उन्होंने 27 रुपया खर्च किया। 8 आदमी थे, उन्होंने 27 रुपया खर्च किया और एक आदमी जो था उन्होंने औसत से 16 रुपया कम खर्च किया। मैंने कहा जी औसत मान लो x, तो इस आदमी ने x माइनस 16 रुपीज खर्च किए होंगे। यहाँ तक कोई इशू नहीं होगी किसी को, चीजें यहाँ तक क्लियर है। आपको पता है कि x से ये छोटा है, यानी x में अगर इसको आप घटाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपने कहा जी 16, x माइनस 16, x माइनस, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे x माइनस 16, ये कितनी हो जाएगी 16। आपको पता है इन दोनों के डिफरेंस को हम यहाँ लिखते हैं। जब यहाँ पर आपने लिखा तो यहाँ पर कितना लिखा, आपने कहा जी 16। अब आप एक बात बताना, 8 की वैल्यू 16, तो 1 की वैल्यू कितनी रही होगी, आपने कहा जी 2। ये जो 2 रही 1 की वैल्यू, आप बताओ कि x में एक बार आपने x माइनस 16 को घटाया, एक बार x बड़ा होगा तो एक बार x छोटा होगा, यानी कि 27 में से किस चीज को घटाओगे तो आप 2 आएगा। आप में से सभी लोग बताएंगे यहाँ पर 25 होना चाहिए, जो कि हमारा औसत हो जाएगा। चलो इस चीज को हम आगे आने वाले सेशन में यूज नहीं करेंगे ज्यादा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का जो रियल अप्रोच होगा हमारा एग्जामिनेशन में, हमें जिस तरीके से इसे टैकल करना है, इन चीजों को बस सिर्फ हम सीखते हैं कि क्या करना है। आप में से सभी को बता दूं, ये जो 27 रुपया खर्च किया, किसने किया, ये 8 आदमी ने किया। अगर 8 आदमी सभी ने 27 खर्च किया होता तो क्या दिक्कत होती, तब तो कोई इश्यू नहीं होती, एवरेज ही 27 होता। लेकिन क्या किया, 9वां आदमी आया, 9वां आदमी ने क्या किया, 16 रुपया कम खर्च किया। 16 रुपया कम खर्च करने का सेंस क्या हुआ कि इसके हिस्से का जो 9th पर्सन था, इसके हिस्से का सभी ने 16 रुपया खर्चा कर दिया है 8 आदमी ने। तो 16 रुपया का खर्चा 8 आदमियों ने कर दिया। इसका मतलब ये जो 16 रुपया था ये 8 आदमियों में बराबर बराबर बट गया। तो आप बताओ 27 रुपया तो ये खर्च किया 9वां व्यक्ति जो था, ये जो 9th पर्सन था, ये 27 माइनस 16/8, ये क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। किस चीज का एवरेज हो जाएगा, सभी के सभी 9 मेंबर का ये क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा, आप कहोगे 8 दूनी 16 और 27 माइनस 2 घटा 25। करना कुछ नहीं था, जितना रुपया आपने सबने मिल करके खर्च किया 27 लिखा हमने, 27 रुपया सबने खर्च किया। अब 9वां आदमी ने क्या किया कि औसत से 16 रुपया खर्च क्यों किया कम खर्च, क्योंकि इसके बदले के 16 रुपया बाकी सब लोगों ने दे दिया था। तो कितना कितना रुपया सबने दिया होगा, तो आपने कहा जी 8 आदमी थे, 16 रुपया दिया होगा, तो हर एक ने इसके हिस्से के 2-2 रुपये दे दिए होंगे। यानी कि ये जो 8 के 8 आदमी थे जिन्होंने 27 रुपया खर्च किया था, अगर इसने अपने हिस्से से 2-2 रुपया सबने नहीं दिए होते तो कितना कितना रुपया बनता, सॉरी, अगर इन सभी ने अपने हिस्से के 2-2 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे थे, खर्च कर दिए थे, यानी कि 27 रुपया खर्च कर दिया था, यानी कि 2 रुपये अगर उसने कम खर्च किए होते तो वो एवरेज के बराबर खर्च कर रहा होता। तो एवरेज कितना हो जाएगा, तो 27 में जब 2 घटा दोगे तो 5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से और चीजें आपको क्लैरिटी आएगी, चीजें और आसान लगेगी आपको कि किस तरह करना है। देखो 19 व्यक्ति हैं जो रात्रि भोज के लिए एक होटल में गए, जिसमें से 13 व्यक्ति हैं, उन सब ने 79 रुपये खर्च किए। मैंने क्या कहा जी, सभी व्यक्ति ने अगर 79 खर्च किए तो कोई इशू नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि शेष व्यक्ति कितने, 13 आदमी थे जो खाना खा रहे थे, बाकी जो 6 आदमी थे वो भी तो खा रहे थे साथ में। तो बाकी के जो 6 आदमी थे, हर एक 6 आदमी ने क्या किया, हर एक 6 आदमी ने, क्वेश्चन एक बार रुकना समझना एक बार, देखो ये क्या हुआ कि जो बाकी के 6 लोग थे, इस लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने तो 79 खर्च कर दिया 13 लोगों ने, लेकिन जो बाकी के शेष व्यक्ति थे उन लोगों ने 19 के औसत से 13 रुपये अधिक खर्च किया। अब आप बताओ ये 13 रुपये अधिक खर्च करने की इसको नौबत क्यों आई, क्योंकि बाकी लोगों ने 79 दे रखे थे, जबकि औसत खर्चा 79 से अधिक होता। तो आप बताओ कि 79 से जो कितना अधिक होता, तो आप कहोगे कि हर एक ने, जो बाकी बचे थे हर एक ने, बाकी 6 बचे थे, हर एक ने अपने हिस्से से 13 रुपये खर्च किए। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक ने अपने हिस्से से कितने कितने रुपए खर्च किए, 13 रुपये। ये 13 रुपये किसके लिए खर्च किए, तो आपने कहा जी यही 13 आदमी थे इसी के लिए। तो आप इसको 13 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि ये 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा, और 79 और 6 85, यानी कि आपका जो एवरेज रहा होगा वो 85 रहा होगा। तो 85 के एवरेज से खर्च हुआ था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टोटल खर्च होने वाली धनराशि क्या होगी, तो आपने कहा जी 19 गुना 85
यानी कि 19 पच्चे 95, 19 अठे 152 और 9 161, 1615 रुपये की टोटल राशि क्या हुई होगी, खर्च हुई होगी। ये था इस क्वेश्चन को करने का एग्जामिनेशन का अप्रोच, जिस तरीके से आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर सकते थे। हालांकि अगर आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो पर भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि 79 रुपये खर्च किए किसने, 13 आदमी ने। फिर उसके बाद 6 आदमी ऐसे थे जिन्होंने एक्स से 13 रुपये अधिक खर्च किए, और ये बराबर आएगा 19x के। यहाँ से भी अगर आप सॉल्व करोगे तो पर भी आपको यही वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब इस चीज से हमने यहाँ पर देखो, अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, 79 इंटू 13 प्लस ये 6x को इस साइड लेकर के आ जाओ, माइनस कर दो, तो आप लिखोगे 13x। यहाँ से 13 13 13 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 79 प्लस 6 85। देखो इसी 85 को डायरेक्ट आपको निकालने का तरीका मैंने ऐसा बताया, एक बार फिर से समझना, चीज़ें आसान है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने डिफरेंट रखा है, लेकिन फिर भी समझना क्वेश्चन आसान है। 19 आदमी जो रात्रि भोज के लिए होटल में गए, उसमें से 13 आदमी ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 79 रुपये खर्च किए। मैंने कहा जी सबने 79 रुपये खर्च कर दिए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि शेष व्यक्ति यानी कि 6 आदमी जो बचे हुए थे, उन सब ने 19 लोगों के औसत खर्च की तुलना में अधिक खर्च किया। कितना रुपये, 13 रुपये। मैंने कहा जी 13 रुपये अधिक खर्च करने की जरूरत क्यों पड़ी। आपने कहा कि 13 रुपये अगर खर्च नहीं करते तो उसका औसत 79 ही रह जाता है ना। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि औसत खर्च तो अधिक था, उस चीज का कंपेंसेट करने के लिए मुझे 13 रुपये अधिक पे करना पड़ा। तो 13 रुपये अधिक कितने आदमी ने किया, तो वही जो शेष बचे थे 6 आदमी, 6 आदमी ने हर एक ने 13 रुपये अधिक किया। ये किसके लिए किया, किसके हिस्से से किया। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि ये जो 13 है ये रिमेनिंग नंबर है। आप इसको ऐसे भी सीख सकते हो कि ये रिमेनिंग नंबर को नीचे लिखना है और ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना है कि कितना अधिक रुपया खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, पिछले सवाल में यहाँ पर 1 था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था 1 से, राइट। चीजें समझ में आ गई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये है फर्स्ट एन और लास्ट एन का कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर ढेर सारे सवाल बनते हैं। मैं आपको जल्दी से कुछ चीजें समझा करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। 11 परिणाम है जिसका औसत 50 है। देखो दोस्त, पहले नंबर है 11, एवरेज दे रखा है इसका 50, टोटल कितना हो जाएगा आप में से सभी लोग बता देंगे, 11 पच्चे 55, 550। चीजें काफी आसान है। देखो इसके बाद कह रहा है कि इसमें से प्रथम 6 परिणामों का औसत, 6 परिणामों का औसत 49 है, इसका एवरेज बता दो। 49 दिया हुआ है तो टोटल कितना हो जाएगा। आप में से सभी बताएंगे 9 छके 54 और 6 चौके 24 और 5 29, 294। आखिरी के जो 6 दिए हुए हैं इसका परिणाम 52 दिया हुआ है, यानी 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 1 31, 312। कुछ चीजें पूछूंगा, ध्यान देना। ये जो पहले 6 हैं और ये जो आखिरी 6 हैं इसका क्या सेंस बनता है। चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है ये चीजें। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, देखो ना ये 11 संख्या हो गई, 3 3 6 3 9 2 11। देखो यहाँ तक आपसे एक सवाल होगी, ये जो 11 संख्याएं लिखी हमने, इसमें से पहले 6 का सेंस ए से लेकर के एफ तक, आपने अल्फ़ाबेट पढ़ा है रीजनिंग में, उसमें आप देखेंगे ए से लेकर के एफ तक 6 होती है, के का मान 11 होता है। बाद में कह रहा है कि अंतिम 6 में आप देखोगे एफ से लेकर के तक, के से स्टार्ट करना है, ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी अंतिम से 6 इतना। इसमें से आप एक चीज गौर करना बाबू, कि यहाँ पर एफ जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है। ये 2 बार रिपीट कैसे हो रहा है आप बताओ। टोटल संख्या 11 थी, आपने पहले 6 ले ली, बाद की 6 ले ली, टोटल कितनी संख्या आपने ले ली, 12। आपने किस संख्या को दोबारा काउंट किया, ये चीजें समझाने की कोशिश की आपको ये फिगर बना करके, कि आपने ये जो छठा नंबर है, इसको 2 बार काउंट कर लिया। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि छठा परिणाम ही बता दो, एफ को बता दो। एफ को बताने का तरीका आपको क्या होगा, आप बताओगे कि इन सब को, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इतना को आपने ऐड किया, फिर आपने एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के, इन सबको भी ऐड किया, और एक बार इन सबको ऐड करने के बाद माइनस कर दोगे ए से लेकर के तक का, तो आपको एफ जो एक एक्स्ट्रा दिख रहा था उसी एफ की वैल्यू निकल करके आ जाएगी।
इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर बिना लिखे हुए डायरेक्टली अगर हमने नंबर के फॉर्म में लिखा तो आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल नंबर कितने आ जाएंगे 12। 12 में क्या हुआ, पहले 6 जो है ए से लेकर के एफ तक है, यानी कि ए से लेकर के एफ तक का सम 294 है। ए से लेकर के एफ तक का सम 294 है। फिर एफ से लेकर के तक का फॉर्म 312 है। आप जब इन सब को ऐड करोगे, और आपने अभी अभी बताया कि इन सब को ऐड करने के बाद एक साथ अगर ए से लेकर के तक अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको एफ मिल जाएगा, यानी कि 550 को आपको माइनस कर देना है तो आपका उत्तर आ जाएगा एफ। एफ बराबर लिख देंगे 294, यानी कि 4 2 6, 6 में 0 घटाओगे 0, सॉरी 6 में 0 घटाओगे कितना 6, 9 1 10, 10 में 5 घटाओगे 5, 3 2 5 में 5 घटाओगे 0, यानी एफ कितना होगा, आपने कहा जी 56। ये जो छठी नंबर है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 56। चीजें समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक सा चीज था। इस चीज को करने का अब जो देखते हैं तरीका, कि पहले हमें देखना है कि 11 परिणाम है जी, औसत दे रखा है 50, बाद में 6 और दिए हुए हैं जिसका परिणाम है, इसका औसत दे रखा है 49, अगला एक और 6 है, इसका औसत दे रखा है 52। आप सबने डेविएशन को बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने डेविएशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, चीज़ें यहीं पर क्लियर होगी। हालांकि जब आपने डेविएशन पढ़ा होगा तभी ये चीज़ें हमें वहाँ पर बतानी थी, लेकिन इन चीज़ों को मैं बाद में लेकर के आया। जब आपको नोट्स मिलेगा तो उसमें सारी चीज़ें अरेंज्ड वे में मिलेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप समझो और डेविएशन की चीज़ों को याद करने की कोशिश करो कि दोस्त एवरेज एवरेज आपका 50 है, यहाँ पर एवरेज आपका 49 है, कितने की कमी है, आपने कहा जी 1 की। इसमें देखो आपका एवरेज 50 था, यहाँ पर 52 दे रखा है, यानी कि 2 की वृद्धि हो रही है। आपसे अगर मैं पूछूं कि टोटल कितना चेंज आएगा तो आप कहोगे कि 6 आदमी पर 1-1 रुपए की कमी, 6 आदमी पर 2-2 रुपए की वृद्धि, यानी कि -6 और +12। आपसे अगर मैं पूछूं कि नेट डेविएशन कितना होगा तो आप में से सभी लोग बताएंगे दोस्त कि 12 - 6 यानी कि 6। इसका मतलब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ही कंफ्यूज हो गए आगे चल करके, इसलिए अगर अभी ध्यान से समझोगे तो आगे चल करके कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन में। देखो नेट डेविएशन यहाँ पर लिखा कि आपने 6, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जो एक आदमी है, इसमें से जो एक आदमी है, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो 6 अधिक लेकर के बैठा होगा। किसके रिस्पेक्ट में, आपने कहा जी एवरेज के रिस्पेक्ट में। आप बताना, आप में से सभी लोगों ने अभी अभी देखा कि कौन सा ऐसा आदमी था जो एक्स्ट्रा आया हुआ था इसमें, तो आपने कहा जी वो 6th नंबर ही था जो एक्स्ट्रा आया हुआ था। तो वो नंबर कितना लेकर के बैठा होगा, तो आपने कहा 6 अधिक लेकर के बैठा होगा। जो 50 औसत है उससे 6 अधिक लेकर के बैठा होगा, यानी कि वो संख्या जो होगी वो 56 होगी, जो 6 अधिक लेकर के बैठा होगा। चीजें समझ में आई? इस चीज को मैं यहीं छोड़ता हूँ, आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको वापस से दिखाऊंगा कुछ चीजें, फिर आपसे पूछता हूँ। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 7 संख्याएं औसत 30 है, 7 संख्याएं औसत 30 है, 3 संख्याओं का औसत फिर से एक बार लिख करके दिखाता हूँ, ए बी सी डी ई एफ और जी, यह 7 संख्या होगी। पहली जो 3 संख्या है इसका औसत आपको दे रखा है जी 30। आखिरी का जो 3 संख्या है, ये जो ई एफ जी है, इसका औसत दे रखा है 28। चौथी संख्या पूछ रहा है, आप बता दो चौथी संख्या क्या होगी। आपने कहा जी डी। देखो 3 संख्याएं जिसका औसत है 32, अंतिम 3 संख्याएं जो इसका औसत है जी 28। आपको मैं डायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर आप इसको डायरेक्टली समझने की कोशिश ना करो तो पहले अगर बेसिक से सॉल्व करोगे तो 30 का औसत से 7 संख्या है, टोटल सम कितना हो जाएगा जी, आपने कहा जी 210। आप इस 3 को अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा जी, आपने कहा जी 90। ये 3 को जोड़ोगे 28 या 84, 9 8 17 174। आप डी को छोड़ दिया, बाकी सबको जोड़ा तो आपको 174 मिल रहा है, लेकिन अगर डी को भी जोड़ दोगे तो 210 मिलेगा, यानी कि डी की वैल्यू जो होगी 210 - 74, यानी कि 26 और 10 36 होगी। 36 हो रही है क्या? कहाँ गलती हुई जी? 30 तिया 90, 28 तिया 84, 9 8 17 174। कहाँ गलती, यहाँ देखो ये 3 संख्या का औसत पहले स्टार्टिंग में 32 दे रखा है, 32 तिया 96, 32 तिया 96 और 84 180, यानी कि ये संख्या जो बचेगी 180 को घटाओगे तो आप पाओगे 30, यानी कि ये जो डी है, डी की वैल्यू कितनी होगी 30 होगी। यहाँ तक क्लियर है? ये था इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका जो आपको बिल्कुल मैं नहीं समझाने वाला। इस क्वेश्चन को जो समझाने के लिए मैंने फिगर लिखे, इसके समझाने का जो एक ही रीजन है, ये रीजन है अब
जो तरीका यूज करने वाला, आप बताओ डेविएशन कितना का, +2 का। आप बताओ यहाँ पर डेविएशन कितने का, -2 का। कितने पर? आप कहोगे 3 पर। यहाँ पर भी 3 पर। टोटल कितना? आपने कहा जी +6। यहाँ पर कितना जी? -6। आप बताओ टोटल डेविएशन हो गया 0, नेट डेविएशन हो गया 0। यानी कि ये जो बीच का जो नंबर है, जो चौथा नंबर है, एक नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, कई सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन वो जो नंबर होगा उसका जो नेट डेविएशन होगा वो कितना होगा जी? आपने कहा 0। ना वो 0 लेकर के आया, ना 0 छोड़ करके गया, यानी कि वो बराबर है, जितना है उतना है। जितना है उतना है का मतलब जितना एवरेज है उतना ही है वो संख्या भी, यानी कि वो संख्या कितनी होगी? 30 होगी। आंसर हो गया 30। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ध्यान से समझना। 24 संख्या है, औसत है जी 25। 15 संख्या जो है स्टार्टिंग का, उसका है औसत 20। अंतिम 8 संख्या जो है उसका औसत है 35। आप देखो 15 और 8 23, एक संख्या जो बच रही है, बीच की एक संख्या बच रही है, वो संख्या कितनी होगी? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आप बताओ यहाँ पर डेविएशन कितने का? आप कहोगे -5। यहाँ का डेविएशन कितने का? आप कहोगे +10। कितने पर? ऊपर में आपने कहा 15 पर, नीचे कहोगे आप 8 पर। यानी 15 पंचे 75, यानी -75, और 10 अठे 80, यानी +80। टोटल डेविएशन कितने का जी? आप कहोगे जी -5 का, सॉरी +5 का। आप कहोगे +5 का। आप में से सभी लोग बताओ इस डेविएशन में +5 का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हुआ कि ये जो 23 संख्या थी, ये जो 15 और 8 23 संख्या थी, इसमें से सब लोगों ने मिलकर के +5 एक्स्ट्रा ले रखा है। अब किसके हिस्से का एक्स्ट्रा ले रखा होगा? तो ये जो बचा एक संख्या है, इसके हिस्से का एक्स्ट्रा ले रखा होगा। इसके हिस्से का एक एक्स्ट्रा लेने का मतलब ये होगा कि इसका हिस्सा कितना था? 25। लेकिन इस 25 के, इसके पास 25 नहीं होगा, क्योंकि इसने अपने हिस्से से 5 यहाँ दे रखा है। इन लोगों ने 23 जो थे, इन लोगों ने इसके हिस्से का 5 ले रखा है। इसका मतलब इसके पास कितना रहा होगा? आपने कहा जी 20। मैं यही समझाना चाह रहा था कि ध्यान ये रखना है कि कहाँ पर नेट डेविएशन को घटाना है और कहाँ पर जोड़ना है, और किस लैंग्वेज में कहाँ पर किसका कैसा यूज होगा। आपको मैंने जब पिछला दूसरा स्लाइड बताया था कि यहाँ पर ये जो नेट डेविएशन +6 आया था, इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया था। क्यों ऐड किया था? ये चीजें अब आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर ये टोटल 12 नंबर पर इम्पैक्ट डाल रहा था। मतलब इसी 12 नंबर में से वो एक नंबर था, छठा नंबर, जो कि 6 एक्स्ट्रा लेकर के बैठा हुआ था, और हमसे उसी की वैल्यू पूछी जा रही थी जिसने एक्स्ट्रा लिया था। चीजें समझ में आ रही? हमसे छठे नंबर की वैल्यू पूछी थी, और वो नंबर वही थी जिसने एक्स्ट्रा लिया हुआ था। इस स्लाइड में क्या था कि हमें उसकी वैल्यू पूछी ही नहीं गई है कि जिसने एक्स्ट्रा लिया था। हमने तो उसके अलावा यहाँ पर देखो 23 ही नंबर हो रहे हैं। टोटल हमें दिया हुआ डेटा 24 का है, यानी कि जो एक रिमेनिंग नंबर था उसका पूछा जा रहा था। तो आपको ये समझना है कि ये जो 23 नंबर था इनिशियली, उसने ऑलरेडी 5 अधिक ले रखा है। किसके हिस्से से अधिक लिया होगा? तो बाकी जो बचे संख्या उसके हिस्से से, उसके औसत से इतना अधिक ले रखा, उसके सम से उतना अधिक ले रखा है। अगर यहाँ पर 3 संख्या होती तो आप कहते 25 गुना 3 75, यानी इन सब का सम कितना होता? रिमेनिंग जो 3 होती है तो वो 75 होता। लेकिन देखो आपने यहाँ पर क्या देखा कि 5 अधिक ले रखा है, यानी कि इन 3 का जो अब सम बचता वो कितना बचता? 70। अगर 10 संख्याएं रिमेनिंग हो रही होती, इन सब का औसत कितना होता? तो आप कहोगे 10 गुना 25 इतना होता, 250 होता इसका सम। लेकिन इसके हिस्से से 5 अधिक दिया हुआ था, यानी अब इसके पास 245 ही बचे होते। चीजें समझ में आई? क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगला सवाल देखो क्या है कि 6 संख्या है, उसमें से पहले 5 का औसत 17 है। इसको ऐसे समझते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ये 6 संख्या है। अब इस चीज में ध्यान से देखना। बड़ी सिंपल सा सवाल है कि पहले 5 का औसत, यानी पहला 5 कितना है? ए से लेकर के ई तक को आप पहला 5 गिनोगे। ए से लेकर के जब ई तक की बात करोगे तो ये पहला 5 है। इन सब का औसत 17 है। तो आप इन सब को 17, 17, 17, 17 और 17 दे दो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, उम्मीद करता हूं। अगला लाइन दिया रखा है कि अंतिम 5 का औसत 16 है। मैंने कहा जी अंतिम 5 को 16 16 दे दो। 1 2 3 4 और 5। अंतिम सबको आपने 16 16 16 दे रखा है। यहां तक कोई दिक्कत? देखो, अब इसके बाद का जो लाइन है वो लाइन है कि यदि अंतिम संख्या 20 है, यानी f 20 दे रखा है। f अगर 20 दे रखा है तो पहली संख्या पूछा जा रहा है। चीजें बहुत ही आसान कर दी ये दे करके। आपने ये चीजें देखी कि ये आखिरी संख्या है और ये पहली संख्या है। इसके बीच में ही सारी काम हो रही है, इसके बीच में ही हो रहा है सारा काम। आखिरी संख्या अगर 20 नहीं दी होती
तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मान निकल सकता था, है ना। अगर ये 20 ना दे रखी होती तो हमें यहाँ पर कोई वैल्यू खुद से पुट करनी होती, नीचे में कुछ वैल्यू खुद से पुट करनी होती, जिसके कारण मैक्सिमम और मिनिमम मान निकल करके आ सकता था। लेकिन यहाँ पर आपको जब 20 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर की वैल्यू फिक्स हो गई कि पहले नंबर की वैल्यू फिक्स हो गई, पहले नंबर पर कुछ तो है ऐसा जो फिक्स है। अब उसी फिक्स चीज की आपसे वैल्यू पूछी गई है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसमें से आप ये देखो कि जब स्टार्टिंग के 5 नंबर थी, इसकी औसत थी कितनी 17, यानी कि ए से लेकर के ए बी सी डी और ई, इन सब का सम कितना होता, आपने कहा जी 85। सम के बारे में आपको पता है 85, हालांकि ये नंबर 17 नहीं थे, लेकिन आपको इतना तो पता है कि इसका सम 85 था। आखिरी नंबर एफ भी उसने दे रखा है, यानी एफ की वैल्यू 20 दे रखी है। इसका मतलब ए से लेकर के इस तरीके से आप अगर ऐड करोगे एफ तक तो ये 105 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 105। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आप ए की वैल्यू बता दो। ए की वैल्यू कैसे बताओगे, ए की वैल्यू बताने के लिए आप इसके जो सम है, इसके सम में बी सी डी ई एफ, इन सब के सम को माइनस कर दोगे। बी सी डी, बी सी डी, इस तरीके से चलते हुए एफ तक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 16 गुना 5 80। जब आप इस चीज को माइनस कर दोगे तो ये सारी चीजें कट जाएगी और सिर्फ यहाँ बचेगा ए, और ए का मान कितना आ जाएगा, आपने कहा जी 25, तो ए का मान कितना होगा 25, यानी कि पहला टर्म हो जाएगा 25। ये क्वेश्चन काफी आसान था। इस टाइप के क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, लेकिन अभी जो पैटर्न चेंज होगा तब आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इन चीजों को आप आने वाले स्लाइड्स में देखो। पहले इस सवाल को भी देख लेते हैं कि 10 संख्या है जिसमें पहले 9 का औसत 36 है, अंतिम 9 का औसत कितना है 28। देखो पहला जो 9 है इसका औसत कितना दे रखा है 36, यानी सबको आपने 36 36 36 दे दिया, यहाँ के हिसाब से आपने सबको 36 36 दे दिया। अंतिम 9 है जो उसका 28 28, तो आपने 28 28 इस तरीके से आप बांट देना। ये जो अंतिम नंबर है यहाँ पर आपने 28 लिख दिया। यदि पहली संख्या 83 है, यानी कि इस बार क्या किया गया है, आपको नीचे वाले की वैल्यू दे दी है 83, तो आपसे पूछा गया अंतिम संख्या क्या होगी। आपने क्या देखा, टोटल संख्या कितनी थी, आपने कहा 10, ये 9 संख्या है और ये 10वीं संख्या होगी। किस साइड से, लास्ट की साइड से अगर देखोगे तो आप बताओ टोटल का सम कितना हो जाएगा, 10 का सम कितना हो जाएगा। आपने कहा जी 28 गुना 9 और प्लस में 10वां नंबर कितना था 83, 9 8 72, 9 दूनी 18 और 7 25 और प्लस में 83, यानी कि 3 2 5 25 और 8 33, 335। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यदि पहली संख्या 83 हो तो अंतिम संख्या क्या होगी, इस संख्या के बारे में आपको पूछा जा रहा है। इस संख्या को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के ये जो 9 संख्या है इन संख्याओं का सम को आपको घटाना पड़ेगा। घटाओगे कैसे, 9 इंटू 36 कितना होता है, 9 छक्के 54, 5 9 तिया 27 और 5 32, यानी कि 335 में अगर 324 को घटाओगे तो कितना घट करके आएगा 11। इसका मतलब ये जो आखिरी संख्या है ये कुछ नहीं बल्कि 11 रही होगी, सॉरी ये जो संख्या होगी, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या रही होगी 11 रही होगी। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। पिछले स्लाइड में मैंने ABCD करके समझाया, इस बार मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के टर्म को और आखिरी के टर्म को अलग कर दिया और बाकी के जो बीच के जो 8 टर्म बचे इसको मैंने एक जगह लिख दिया और बाकी सबको मैंने क्या किया, बाइफरकेट कर दिया। इसके करने का सेंस ये था, एक बार फिर से समझना, इसको करने का मतलब मेरा ये था, स्टार्टिंग में पहले क्या हुआ कि 8 टर्म को मैंने फिक्स रखा, 8 टर्म को फिक्स रखा, एक स्टार्टिंग का टर्म था और एक एंडिंग का टर्म था, इन दोनों को मैंने अलग किया। इसमें क्या हुआ कि पहले 9 का औसत 36 दे रखा है, यानी कि यहाँ पर 36 होगा, ऊपर में सब 36 36 36 होंगे, लास्ट को छोड़ देना। इसमें 28 होंगे, इस साइड वाले को छोड़ देना और यहाँ तक 28 होंगे। ये बीच के मैंने 8 टर्म को फिक्स रखे थे। अब क्या हुआ, क्वेश्चन में दे रखा है यदि पहली संख्या 83, इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि यहाँ पर इस चीज की वैल्यू जो क्वेश्चन मार्क थी इसकी वैल्यू 83 दे रखी है, तो टोटल का अगर सम निकालोगे तो सम निकालने के लिए क्या करोगे, आप इन सबको ऐड कर दोगे। इन सबको ऐड करने के लिए आपके पास क्या बचेगा, देखो बीच में 8 संख्या थी और 9वीं संख्या लिए लास्ट वाली संख्या थी, यानी 28 को 9 से गुणा करोगे और प्लस में पहली संख्या को ऐड कर दोगे, ये आपको टोटल निकल करके आ जाएगी। इसमें से अगर आपको आखिरी संख्या निकालनी है, आखिरी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, ये 36 गुना 9 को माइनस करना पड़ेगा, तो 36 गुना 9 को आप माइनस कर देना,
तो आप क्या लिखोगे 83 और 9 यहाँ से कॉमन लेगो तो 28 और 8 9 8 72 और यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा 11। आपको मैंने ये चीजें समझाई, चीजें क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है कि 6 संख्याओं में से सबसे छोटे 5 संख्याओं की औसत 34 है। ध्यान से देखना दोस्त क्वेश्चन को। इसमें अभी क्या लिखा हुआ है कि सबसे छोटे 5 संख्या, यहाँ पर स्टार्टिंग के 5 संख्या नहीं लिखे हैं, सबसे छोटी 5 संख्या लिखी गई है A B C D E F। ये 6 संख्याएं हैं। मान लो कि ये सारी चीजें असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखी हुई है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है, इस तरीके से लिखी हुई है। इस तरीके से लिखी हुई होने का मतलब ये होगा कि पहले 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है। ये हमने नेचुरल नंबर लिख दी, हो सकता है ये नंबर कुछ भी हो सकती है, कोई भी सीरीज हो सकती है, रैंडम नंबर की सीरीज हो सकती है, लेकिन उसमें क्या होगी, वो सारी संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है। चीजें क्लियर है? चलो इसको मिटा देता हूँ, फिर से लिखता हूँ A B C D E और F। ये सारी हमने अज्यूम कर ली कि ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिखी हुई है, आरोही क्रम में लिखी हुई है। ये सारी चीजें किसमें है? बढ़ते क्रम में। आगे दिया हुआ है कि 6 संख्याओं में से सबसे छोटे 5 संख्याओं का औसत 34। मैंने माना कि जो सबसे छोटी संख्या है ना, ये यहां तक है, इसका औसत कितना है दोस्त? 34। इसका सम कितना हो जाएगा? आप कहोगे 34 गुना 5 170। चीजें आसान है। आखिरी का जो 5 है, जो सबसे बड़ी 5 संख्या होगी, इसका औसत दे रखा है जी 36। तो 5 गुना 36, इसका सम कितना हो जाएगा दोस्त? आप कहोगे 180। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उन सभी 6 संख्याओं के औसत का परिसर क्या होगा, रेंज क्या होगा। रेंज मतलब क्या होता है? मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कितना तक हो सकता है, मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। तो आपसे कुछ चीजें पूछता हूं, ध्यान देना। देखो दोस्त, अब यहां पर आती है बात कॉन्सेप्ट की। अब यहां पर आपकी चीजें होनी चाहिए क्लियर। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगी, जो चीजें मैं अभी पिछले स्लाइड से बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये चीजें आपने अच्छे से कवर कर रखी है, तो आपको ये चीजें समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये देखना है, ये जो बीच की 4 संख्या है, इसी 4 चीजों के कारण ये सारे गेम हो रहे हैं, है ना? इस 4 चीजों पर अब गौर करना बड़ी आराम से। देखना, मैंने लास्ट नंबर को ऐसे अलग किया, ये स्टार्टिंग के नंबर को मैंने अलग किया। इसमें 2 मान बन सकते हैं, एक तो इसका मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा, और क्वेश्चन ने भी हमसे यही पूछा है कि मिनिमम और मैक्सिमम आप बता दो। ध्यान देना, पहले भी बता रखा है, जैसे ये नंबर देखो 36 दे रखा है, यानी f जो होगा वो कहीं ना कहीं 36 हम लिख सकते हैं लास्ट के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में a 34 लिख सकते हैं। ध्यान ये देना है कि इस नंबर को अगर हम पहले निकालना है, इस नंबर को निकाला हमने, इस नंबर को आप क्या लिखोगे? आप कहोगे जी ये 36। मैंने कहा गलत, ये 36 नहीं होगी, ये 36 से कुछ अधिक होगी या कुछ कम होगी। कैसे? पहले ये देखते हैं। आपके अकॉर्डिंग ऊपर का नंबर को आपने लिखा 34 34 34 और 34। आप यहां से ये देखो कि ये नंबर नीचे में है 36 36 36। ये नंबर एक्चुअल में कितनी है? 36 36 36 और 36 नीचे के अकॉर्डिंग, क्योंकि नीचे का एवरेज आपने लिखा हुआ है 36, यानी कि नीचे के अकॉर्डिंग ये सारी नंबर 36 36 36 है। जबकि ऊपर में आपने 34 34 34 लिखा, यानी कि हर एक के हिस्से से आपने 2 2 कम करके लिखा हुआ है। कितना बार कम किया है? तो 2 गुना 4 8 कम लिखा हुआ है, यानी कि आपको ये नंबर में 8 को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये जो f होगा, ये जो नंबर होगा, ये 44 होगा कहीं ना कहीं। इस तरीके से जब आप देखोगे कि f होगा 44, यानी कि अगर जब आप इसमें 44 जोड़ दोगे, a से लेकर के f तक का जो सम होगा, a से लेकर के f तक का जो सम होगा 17 और 4 21 और ये 4 214। ये पहला टर्म, पहला कंडीशन ये फॉलो होगा, पहले चीजें ये निकल करके आएगी आपके पास। दूसरी तरफ जब आप आओगे, a के मान को रखने के लिए, कि a का मान अगर आपने 34 रख दिया, अगर आपने a का मान 34 रख दिया, आपने क्या की गलती कि ये होनी 34 34 34 चाहिए थी ये 4 नंबर, लेकिन इन चारों नंबर की जगह पर आपने 36 36 36 करके लिख दी, यानी 2 2 एक्स्ट्रा लिख दिए। इसका मतलब इसके हिस्से से 2 2 कम करनी पड़ेगी, कितने नंबर पर? 4 नंबर पर, क्योंकि बीच की जो बी सी डी और ई है, इन सभी के हिस्से से आपको 2 2 की कमी करनी पड़ेगी। 2 चौके 8 की कमी करोगे तो यहाँ पर कितनी दिखेगी? 26, यानी ए कितनी होगी? 26। इस पूरी कहानी का मतलब क्या रहा? एक बार नीचे लिखता हूं, ए बी सी डी ई एफ। चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है।
आपने कहा जी ऊपर के अकॉर्डिंग अगर आपने लिखा तो 34, 34, 34 और 34। नीचे के अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे 36, 36, 36 और 36। मैंने कहा जी f अगर लिखनी होती तो आप लिखते 36। मैंने कहा f को अगर मैं ऊपर के टर्म में लिखूं तो आपने लिखा 36। मैंने क्या कहा, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। गलती ये हुई कि आपने ऊपर में सबकी जगह पर 34, 34, 34 लिख दिए, जबकि एक्चुअल में वो नंबर कितनी थी, 36, 36, 36 थी। यानी कि 4 नंबर पर 2-2 की कमी आपने करके लिख दी है। यानी कि ये नंबर 2 गुना 4 8 अधिक होनी चाहिए। यानी 36 और 8 कितनी होनी चाहिए थी, 44। सेम चीज है जब नीचे पर आप आओगे कि नीचे के नंबर को आपने यहाँ पर 34 लिखा। मैंने कहा थोड़ी सी गलती हुई है। क्या गलती हुई है कि ये नंबर एक्चुअल में 34, 34, 34 थी। आपने क्या किया, इसकी जगह पर 36, 36, 36 लिख दिया। एक्चुअल में इसको ऊपर नहीं नीचे लिखता हूं तो चीजें थोड़ा सी ज्यादा समझ में आएगी। कि यहाँ पर आपने अगर 34 लिखा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के नंबर स्टार्टिंग के 5 नंबर का औसत 34 दे रखा है, यानी कि आप इसको 34, 34 करके लिख सकते थे। ठीक है, अगर आप इसको 34, 34 करके लिख सकते थे तो मैंने यहाँ पर लिखा कि 34 ए बराबर होगा 34। लेकिन अगर ए बराबर 34 होता, ए बराबर 34 होता तो यहाँ पर ये 36, 36 नहीं लिखा होता। अगर यहाँ पर 36 लिख दिया, इसका मतलब 2-2 एक्स्ट्रा करके लिख दिया है। 2-2 एक्स्ट्रा लिख दिया तो इसी 2 को 4 बार में मुझे कम करना पड़ेगा। हर एक के हिस्से से 2-2 कम करना पड़ेगा। यानी कि 34 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 26। इसी चीज को समझाने की कोशिश थी कि ए का मिनिमम मान जो ए का जो मान होगा वो 26 होगा और एफ का जो मान होगा वो 44 होगा। तो ऊपर के अकॉर्डिंग आप देखो, ऊपर का यहाँ तक का सम कितना था, आपने कहा जी 34 पंचे 170, और जब f को आप जोड़ दोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 44, 17 और 4 21, 214। नीचे के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये 36 पंचे 180 और प्लस में कितना हो जाएगा जी 26, ये कितनी हो जाएगी 206। यहाँ से आप ये देखोगे कि इसका जो मैक्सिमम मान होगा वो हो जाएगा 214 और जो मिनिमम मान होगा वो कितना हो जाएगा जी 206। ये क्या होगा, सम होगा। अगर एवरेज की बात करूं, मैक्सिमम एवरेज की और मिनिमम एवरेज की, तो एवरेज में किससे डिवाइड करोगे, कितनी नंबर थी, आपने कहा जी 6, 6 से डिवाइड कर दोगे दोनों साइड तो ये मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज का वैल्यू आ जाएगा। अगर आपसे इसका रेंज पूछा गया, रेंज का मतलब क्या होगा कि आपसे एवरेज, और ये चीजें आपको निकालनी है कि किस चीज से बड़ी होगी और किस चीज से छोटी होगी। तो आपने देखा कि 206 डिवाइड बाय 6 से बड़ी होगी और 214 डिवाइड बाय 6, इससे ये चीजें हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो 206 डिवाइड बाय 6 से ग्रेटर होगा एवरेज और 214 बटे 6 से लेस देन होगा एवरेज। चीजें क्लियर है। अगले सवाल में एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो कॉन्सेप्ट आपकी थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। 10 संख्या है, सबसे छोटी संख्या 9 है। सॉरी, सबसे छोटी 9 संख्या जो है इसको मैंने ऐसे लिखा, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ऐसे मैंने 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। ये जो स्टार्टिंग की 9 संख्या है, 9 संख्या स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग की 9 संख्या कहने का सेंस क्या है कि एक संख्या यहाँ है और 8 संख्या यहाँ है, और सबसे बड़ी 9 संख्या, इसका मतलब ये हुआ कि 8 संख्या यहाँ है और एक संख्या यहाँ। दोनों साइड अलग अलग कलर से लिख देता हूँ, चीजें क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। ऊपर में लिखी हुई टर्म जो है वो स्टार्टिंग के टर्म को दिखा रही है, ऊपर में लिखी हुई टर्म जो है वो स्टार्टिंग के टर्म को दिखा रही है, और नीचे में जो लिखी हुई टर्म है वो नीचे में जो लिखी हुई टर्म है वो सबसे बड़ी 8 को दिखा रही है, लास्ट के 8 को 9 को दिखा रही है, सॉरी 9 को। यहां से आपने ये देखा कि जो सबसे छोटी 9 है, सबसे जो छोटी 9 संख्या है उसका औसत 28 दे रखा है, यानी कि आपको ये 28 दे रखी है। टोटल वैल्यू ये 28 गुना 8 हो जाएगी बीच में और 28 इधर हो जाएगी सिंगल। चीजें क्लियर है यहाँ तक। ये संख्या अगर आपको पूछी जाए, अगर यहाँ पर ये नंबी नंबर अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या निकालोगे कि 9 संख्या जो है नीचे, इसकी औसत कितनी दे रखी थी जी, आपने सबको पता है कि ये 36 दे रखी है। 36 गुना 8 हो जाएगी और ये संख्या 36। मैंने कहा अगर यहाँ पर ये संख्या मैंने भी 36 लिख दी, अगर मैंने यहाँ पर इस संख्या को भी अगर मैंने 36 लिख दिया तो गलती क्या हुई कि आप बताओ, ऊपर के अकॉर्डिंग सारे नंबर 28 28 करके मैंने लिखे थे। एक्चुअल में अगर वो नंबर अगर 36 36 होते तो मैंने कितना कम लिख दिया। आप कहेंगे 28 और 36 के बीच का 8 का डिफरेंस, और 8 गुना 8 की कमी लिख दी क्योंकि बीच में टोटल नंबर कितने थे, 8 अठी 64 और 64 और 36 कितनी होगी, 100। यानी कि ये नंबर कितनी रही होगी, आपने बताया कि लास्ट नंबर जो होगी वो होगी 100।
इसी चीज को अगर आप नीचे लेकर के आओ तो नीचे के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि नीचे में वो संख्या दे रखी है 28, लेकिन मैंने कहा कि अगर ये संख्या मैंने 28 लिख दी, अगर ये संख्या मैंने 28 लिख दी तो संख्याओं में मैंने कुछ गलती की। गलती कितने की कि देखो अगर आपने 28 लिख दी तो 28 यहां से लेकर के यहां तक का औसत होना चाहिए था, लेकिन इसमें से आप क्या कर रहे हो कि सारी संख्या बीच की सारी संख्या जो वो आपने 36 36 करके लिख दी है, यानी कि आपने 8 अधिक अधिक करके लिख दिए। 8 को अब आपको कम करना पड़ेगा। कितने नंबर में कम करना पड़ेगा? आपने कहा जी टोटल नंबर है 8, तो 8 में मुझे कम करने पड़ेंगे। किसको? 8 को। जब आप सब में 8 को कम करोगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा, सॉरी, जो आपका जो पहला टर्म हो जाएगा वो 8 गुना 8 64, और 28 माइनस 64 कितना हो जाएगा? तो माइनस 36 हो रहा है क्या? 64 माइनस 28, हाँ, तो माइनस 36 हो रहा है, यानी कि मिनिमम नंबर कितनी हो गई जी आपकी? माइनस 36। इस तरीके से आपका ये जो एक ग्राफ बनेगा, डायग्राम जो बनेगा, वो नंबर ग्राफ, वो जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम इस तरीके का बनेगा दोस्त। वो डायग्राम इस तरीके का बनेगा। चीजें थोड़ा सा क्लेरिफाई करने की कोशिश करता हूं। सेशन आज की काफी लंबी हो चुकी है। देखो, अगर ये चीजें ऐसे लिखी होती तो आपने देखा कि ये संख्या 28 गुना 9 के बराबर है। टोटल नंबर की बात कर रहा हूं, 28 गुना 9 की बराबर है, और ये संख्या होगी 100। नीचे की संख्याएं देखोगे तो 36 गुना 9 की बराबर है, और ये संख्या है माइनस 36। तो आपका जो मैक्सिमम मान निकल करके आएगा यहाँ से, ये जो मैक्सिमम मान निकल करके आएगा, 9 8 72, 9 दूनी 18 और 7 25, और 100 अगर ऐड भी कर दोगे तो आप देखोगे 352। अगर मैक्सिमम एवरेज अगर कर दूं तो आप इसी में 10 से भाग दे दोगे। अगर मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम एवरेज की मैं बात करूं, आप क्या करोगे? 36 गुना 9, 9 छके 54, 9 तिया 27 और 5 32, और इसी में से आप 36 को घटा दोगे तो 288 दिख रहा है क्या? हाँ, तो 288 और डिवाइड कर दोगे 10 से, तो ये मिनिमम मान हो जाएगी। तो जो इसका रेंज बनेगा, रेंज क्या होगा? तो आप कहोगे कि 288 बटे 10 से अधिक होगा, और 352 288 बटे 10 से अधिक होगा। 288 डिवाइड बाय 10 से क्या होगा? एवरेज अधिक होगा, और कम किससे होगा? तो 352 बटे 10 से। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चीजें क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला सवाल देखो बिल्कुल सिंपल सा है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है। पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है, अगली 3 संख्याओं का औसत दे रखा है। छठी संख्या 7वीं से 4 तथा 8वीं से 8 कम। ठीक है, तो चलो पहले 8 संख्या दे रखी है, इसका औसत 20 है। टोटल कितना रहा होगा? आप कहोगे जी 160। पहली 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का औसत 15 दूनी 30 एक 31 बटे 2। 2 संख्याओं का जब औसत 31 बटे 2 होगा तो इसका सम कितना होगा? आप कहोगे 31। अगली 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत 21 तिया 63 एक 64 बटे 3। इसका मतलब इसका सम कितना रहा होगा? 64। आप कह रहे हो कि यहाँ से 5 संख्याएं तो कंप्लीट हो गई, 3 और 2, 5 संख्याएं कंप्लीट हो गई, जो बाकी 3 संख्याएं हैं वो कितनी होगी? तो आप इस चीज को ऐड करो, 6 3 9 और 5 95, यानी 5 संख्याएं जो हो, 5 संख्याओं का सम 95 पता चल गया। जो बाकी 3 संख्याएं हैं उसका सम कितना होगा? तो आप में से सभी लोग बताएंगे कि 160 माइनस 95 यानी कि 65। अब ये जो बाकी 3 संख्याएं बची, ये जो बाकी 3 संख्याएं बची, इसमें है छठी, 7वीं और 8वीं, 6th नंबर, 7th नंबर और 8th नंबर। यदि छठी संख्या 7वीं से 4 तथा 8वीं से 7 कम हो, अगर 8वीं संख्या को मैंने x माना, छठी संख्या कितनी कर रही है कम? 4 कम। 7वीं संख्या कितनी कम हो रही है? तो आप कहोगे कि यदि छठवीं संख्या 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम हो, अलग तरीके से लिखूं, देखो छठी संख्या जो है 7वीं से 4 कम, अगर आप इसको x लिखो तो ये 7वीं संख्या x प्लस 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 कम लिखना है। और 8वीं से 7 कम हो, 8वीं से 7 कम होने का मतलब इससे ये 7 अधिक होगा, 8वीं संख्या 7 अधिक होगी। चीजें क्लियर? 8वीं संख्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या होगा, तो आपको पता है कि पहले इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? आपने कहा जी 65। यहां से आपने देखा 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 65, x इज इक्वल टू 65 माइनस 11 54, 54 बटे 3 बराबर 18, x इज इक्वल टू कितनी हो गई? 18। क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए 8th नंबर क्या होगा? 8वीं नंबर बराबर हमने क्या बोला था? x प्लस 7, 18 और 7 कितनी हो जाएगी? 25।
क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो गया? 25। आप यहां से इन चीजों का सम निकाले बिना भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व करते, एक बार इस पर नजर डालिए। देखिए, दो नंबर दे रखा है जिसका एवरेज था 15 1/2। मैंने बताया था कि एवरेज डेविएशन कितने का होगा। आप कहोगे जो नंबर पहले जिसका नंबर का एवरेज 20 था, अब उसकी जगह पर 15.5 हो रहा है, यानी कि एवरेज में 4.5 की कमी हो रही है। कितने नंबर पर कमी हो रही है जी? आपने कहा 2 नंबर पर कमी हो रही है, यानी कि टोटल कमी कितनी की है? 9 की है। दूसरे कंडीशन में आया कि 21 1/3 एवरेज है, 3 नंबर का एवरेज 21 1/3 है, कितना अधिक है? तो आप कहोगे 1/3 अधिक है, सॉरी 3 1 3 1 4/3 अधिक है। 4/3 कितने नंबर पर अधिक है? आपने कहा 3 नंबर पर अधिक है, यानी टोटल कितने अधिक हो रही है? 4 अधिक हो रही है। तो बाकी के जो नंबर बचेंगे, पहले यहां से नेट डेविएशन निकालो। नेट डेविएशन कितने का हो रहा है? तो आपने कहा जी 5 की। 5 की नेट डेविएशन देखने को मिल रही है कि यहां पर हमने क्या किया कि 5 कम है, यानी कि जो बाकी के 3 नंबर होंगे उसका जो सम होगा वो उसके जो औसत के साथ उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे उससे 5 अधिक होगा। तो 3 नंबर, जो रिमेनिंग के 3 नंबर बचे, अगर उसका औसत 20 रहता तो सम कितना होता? 60। लेकिन कह रहा है कि डेविएशन में इन लोगों ने, ये जो स्टार्टिंग के 2 और 3 थे, इन लोगों ने 5 कम लिया, यानी 5 अपने हिस्से का छोड़ दिया है। तो 5 हिस्से का छोड़ देता तो ये इस 3 में बढ़ जाता, यानी कि ये संख्या कितनी हो जाती? 65 हो जाती। ये 3 का सम 65 होता, फिर बाद में आपको इस तरीके से बनाना पड़ता। तो आपने जो कैलकुलेशन किया, इस कैलकुलेशन को करने की जगह पर आपको ये डेविएशन के तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए था, तो ताकि चीजें आसानी से सॉल्व हो जाती, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। 33 संख्याओं का औसत 74 है। 33 संख्याएं जी औसत 74 है। पहली 17 संख्या है, इसका औसत 72.8 है। अंतिम 17 संख्या है जिसका औसत जी 77.2 है। यदि 17वीं संख्या को रिमूव कर दिया जाए, देखो 17 और 17 34, आपने अभी अभी इस टाइप के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है कि इसका डेविएशन कितना है। आपने कहा जी 1.2 की कमी है। इसमें कितना है? 74 3.2 की वृद्धि है। कितने नंबर पर? ये 17 नंबर पर, ये भी 17 नंबर पर। टोटल डेविएशन कितने का हो रहा है? टोटल डेविएशन कितने का हो रहा है? तो आपने कहा जी 3.2 में 1.2 घटा दो, यानी कि 34 की। 34 की क्या हो रही है? वृद्धि हो जा रही है। यानी कि वो नंबर जो इस दोनों के बीच में होगा, यानी 17th नंबर जो होगा, 17th नंबर अगर हमसे पूछा जाता है कि 17th नंबर क्या होता, आप कहते कि ये जो 74 है इससे ये 34 अधिक होता। आप यही तो कहते कि 74 जो है औसत, इससे ये 34 अधिक होता। अगर इस नंबर को आप ऐड करो तो 7 3 10 108, इस चीज को आपने ऐड किया तो आपको पता चला गया 17th नंबर जो है वो 108 है। अब कह रहा है कि इसमें से ये जो टोटल 33 संख्या है, इसके ग्रुप से इस नंबर को रिमूव कर दिया जाए। अगर इसके ग्रुप से इसको रिमूव कर दिया जाए तब इसका औसत कितना होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जोरदार सा तरीका देखेंगे अभी। 33 गुना 74, पहले इसका सम निकाल लो। 4 तिया 12, 7 तिया 21 और 12 33, 1 34, 7 तिया 21 और 3 24, 2442। पहले इनिशियल में इसका सम कितना था? 2442। लेकिन अब इसमें से कह रहा है कि ये एक संख्या जो है इसको रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद कितना सम बचेगा? आप कहोगे जी 3334। 3334 अब इसका सम बचेगा, लेकिन अब संख्याएं भी तो 32 बची, क्योंकि एक संख्या इससे रिमूव हो गई। तो अब इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए आपको तो पता है कि 2334 को आपको किससे भाग देनी है? 32 से, और आप इसको भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। हमें एक्चुअल में इसमें देखो दशमलव के एक स्थान तक 2 स्थान तक निकालने की होती है, तो ये चीजों को कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। और इसी चीज को अगर हमें थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कहां पर टाइम बचा सकते थे, इस चीज को देखो। आपको पता है यहां से कि 17th नंबर जो था वो 74 प्लस 34 के बराबर था। इस चीज पर ध्यान देना और सवाल यहीं से सॉल्व होगी और आसानी से सॉल्व हो जाएगी। कैसे? इस चीज को देखो। आपसे मैं पूछता हूं कि अगर 17वें नंबर को यहां पर निकाल देता, अगर 17वां नंबर 74 होता, अगर निकाल देता तो क्या इफेक्ट पड़ता? आपने कहा जी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर औसत के बराबर ग्रुप में कोई संख्या आए या औसत के बराबर ग्रुप से कोई संख्या चली जाए तो इसका इम्पैक्ट औसत पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। औसत जितना था उतना ही रहेगा। तो मैंने कहा जी 33 संख्याएं थी, 33 संख्याएं थी, औसत इसका 74 था। अगर एक संख्या निकाल लेता,
अगर एक संख्या निकाल लेता 74 ही होती वो संख्या, तो अब 32 संख्याओं का औसत कितना होता? आप कहेंगे जी 32 संख्याओं का औसत अभी भी 74 रहता, लेकिन मैंने कहा कि वो संख्या 34 अगर अधिक लेकर के चला जाता तो आप क्या कहते? आप कहोगे कि अब औसत में कमी हो जाएगी, यानी कि उसने रूम से एक्स्ट्रा 34 रुपया लेकर के चला गया। अगर रूम से एक्स्ट्रा 34 रुपया लेकर के चला गया तो औसत में कितने की कमी आएगी? आप कहोगे कि इस 34 को अब 32 आदमी में डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये जा करके एवरेज निकल करके आ जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 16 दूनी 32 और 17 दूनी 34, 74 माइनस 17/16, इसको सॉल्व करो 1.0, 10 16 छके 96, यानी कि 72.94, 72.94 के आसपास ये आएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको कैलकुलेशन करने में मिनट भर का समय एक्स्ट्रा जाएगा, जबकि आप इस तरह से इसको सॉल्व करते और आसानी से आप आंसर निकाल करके आ जाते। समझाना क्या था इसमें, इस चीज को ध्यान से देखना कि ये जो 74 अगर लेकर के जाता तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उसने क्या किया, 34 एक्स्ट्रा लेकर के चला गया, रूम से एक्स्ट्रा 34 रुपये एक्स्ट्रा लेकर के चला गया, तो बाकी रूम में जो बचे 32 आदमी, अब उसके हर एक के हिस्से में कुछ एक पैसे की कमी हो जाएगी। तो कितने की कमी हो जाएगी? तो आपने देखा कि इसको जब 32 से डिवाइड किया तो 1.06 की कमी हो जाएगी। इसका मतलब अब जो उनके पास, अब जो 32 के पास औसत बचेगी, वो 32 के पास औसत 74 माइनस 1.06 बचेगी, जो कि 72.94 के बराबर है। राइट। अगले सवाल से समझने की फिर से कोशिश करना। देखो 28 संख्या है, औसत 52.5 है। पहली 12 संख्या है जिसका औसत 48.8 है। फिर अगली 13 संख्या है, जिसका औसत 45.8 है। अन्य 3 संख्याओं को, यानी 13 12 25 संख्या होगी, यानी कि 3 संख्या जो बची उसको अगर हटा देता तो एवरेज क्या होगा? चीजें फिर से सेम है। देखो क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना कि पहले एवरेज देख लो कि कितना कम हो रहा है। तो आपने देखा कि 15 में 8 घटेगा 7, 51 में अगर 48 घटाओगे तो 3, 3.7 की क्या हो रही है? कमी। यहाँ पर कितने की कमी दिख रही है? आप यहीं से देखो कि ये 3 की कमी हो रही है, यानी कि ये भी 6.7 की कमी हो रही है। कितने पर कमी हो रही है? तो आपने कहा जी ये 12 पर, ये 13 पर। आप इसको सॉल्व करो, 12 7 84, 8 12 3 36 और 8 44, 44.4 की कमी हो रही है। और यहाँ पर कितने की कमी हो रही है? 13 7 91, 9 13 6 78 और 9 87, इतने की टोटल कमी हो रही है, यानी कि 4 1 5 7, 4 11 की 1 हासिल 1, 8 4 12 1 13, 131.5 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। अब बताओ एवरेज में, सॉरी नेट डेविएशन जो है यहाँ से 131.5 की कमी लेकर के आ रहा है। इसका मतलब ये सारी जो संख्याएं हैं, अगर इन सब का औसत अगर 52.5 रहता तो क्या होता? मतलब ये हुआ कि ये जो 3 संख्याएं हैं इन सब का जो वैल्यू होता वो कितना होता? तो आप कहोगे कि 52.5 गुना 3 प्लस 131.5, इतना ही होता, क्योंकि 131.5 रुपया इन सब ने छोड़ दिया है अपने हिस्से के। किसके लिए छोड़ा? तो इन 3 लोगों के लिए छोड़ दिया। तो आप बताओ कि इतना रुपया होता। अभी अभी मैंने बताया कि अगर 52.5 ही छोड़ करके जाता कोई, अगर इन तीनों को निकाल देने की बात हो, अगर 52.5 ही लेकर के जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसमें से इन्होंने क्या किया कि अपने हिस्से से 131.5 भी लेकर के एक्स्ट्रा चला गया। तो इसी चीज का इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? तो अब बाकी के जो बचे 25 संख्या, उन सब चीजों पर इस 131.5 का इंपैक्ट पड़ जाएगा। इसका मतलब अब जो नया एवरेज, जो रिमेनिंग एवरेज बचेगा वो 52.5 से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? तो आप कहोगे 131.5 वो एक्स्ट्रा लेकर के चला गया। एक्स्ट्रा किसमें लेकर के गया? तो आप कहोगे 25 लोगों में। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 50 पंचे 250 और 26 पंचे 130 और 3, यानी कि 52.5 माइनस 50 पंचे 250 और 13 130, 50 दूनी और 6, 5.26, सॉरी 5.26 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जब 5.26 की कमी हो जाएगी तो आप देखोगे कि 24 और यहाँ पर 51 माइनस 5 कितना हो जाएगा जी? सॉरी 52 माइनस 5 47, 47.24। अब जो नया एवरेज हो जाएगा वो 47.24 हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को डिटेल अप्रोच से करते तो काफी ज्यादा वक्त लगता है इसको सॉल्व करने में। और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
इसी तरीके का यूज करना चाहिए जिससे ये चीज़ें आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है? देखिए आज के सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा, लेकिन आज के सेशन में हमने टाइप वाइज हर टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब आने वाले सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने चैप्टर को यहीं खत्म करेंगे। आने वाले 2 से 3 सेशन में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसमें 200 से अधिक क्वेश्चन के एक शानदार नोट्स आपको मिलेंगे, जो कि बिल्कुल थंबनेल के हिसाब से सेम रहने वाला है कि एन अनपैरेलल्ड क्लास नोट्स, राइट? अगले सेशन में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक उम्मीद करता हूं कि आप इन सेशन को रिवीजन करेंगे, इन सेशन का रिवीजन करेंगे और बाकी हर एक सेशन को जो आपने पढ़ रखा है इन चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और चीज़ों को क्लियरली समझ में आ जाएगी आपको, ताकि चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है और मैं अगले सेशन में उन चीज़ों को बेहतर तरीके से आपके सामने लेकर के आ पाऊँ। तब तक आप इन चीज़ों को रिवीजन कीजिए अच्छे से। जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।